हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1। इसके अंदर आपका रहेगा कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर और थर्मल एक्सपेंशन। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक प्रॉब्लम मिनिमम और मैक्सिमम दो प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक से दो प्रॉब्लम इससे रहता है। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम रहता है तो इजिली हम लोग कर सकते हैं, और जनरली न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम रहता है। अब जैसे और जो कंसेप्ट्स हैं जनरली वो हमने सारे इसके अंदर कवर कर दिए हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ एनसीईआरटी में ढूंढने लायक आपके लिए नहीं है। हाँ, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में जरूर है, वो मैं बता दूंगा। फिलहाल हम आते हैं कैलोरीमेट्री में। अब देखो, कैलोरीमेट्री में प्रॉब्लम मतलब पूछ ले तो पूछ ले, बाकी अदरवाइज नहीं पूछे तो ये कोई गारंटी नहीं होती हर साल आएगा। अब कैलोरीमेट्री का जो कंसेप्ट है वो हम लोग दो तीन पार्ट में ब्रेक करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, फिर हम वही ग्राफ उसका सीखेंगे, ग्राफ के ऊपर काम करेंगे, देन फिर आइस वाटर सिस्टम, और फिर एक टाइप ऑफ एनर्जी से दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन। ये सीओपी आगे, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम आगे, तो आप कैलोरीमेट्री में आराम से प्रॉब्लम्स को एग्जाम में कर सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो क्या क्या उसके फॉर्मूले रहते हैं, किस सिचुएशन में कौन सी चीज यूज करनी होती है। तो जब भी किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो दो बात होती है, या तो उसका टेम्परेचर चेंज करता है या फिर उसकी स्टेट चेंज करती है। अगर बॉडी की सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज करती है, तो जैसे मेल्टिंग के वक्त या बॉइलिंग के वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। वाटर को अगर आप आइस को अगर आप मेल्ट कराओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो तब तक राइज नहीं करेगा टेम्परेचर जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो जाती। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इस दौरान जहां स्टेट चेंज होगी वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जहां टेम्परेचर चेंज होगी वहां स्टेट सेम रहेगी। तो जब स्टेट चेंज होती है तो हीट का फॉर्मूला हम यूज करते हैं ml, जहां L को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर, फ्यूजन के वक्त या वेपराइजेशन के वक्त इसको यूज किया जा रहा है। जो फिक्स्ड वैल्यूज है, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, याद रख सकते हो, वैसे एग्जाम में गिवन होती है। 80 कैलोरी पर ग्राम, नहीं गिवन हो तो आप यूज कर सकते हो। गिवन है, मान लो उसने कुछ चेंज कर दिया 75 78, तो जैसा डाटा गिवन है वैसा डाटा आपको यूज करना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम जो होता है, ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। तो इन दोनों के वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड है, एज इट इज हमें इसको यूज करना है। नेक्स्ट, जब टेम्परेचर चेंज करेगा, अब टेम्परेचर चेंज करने पर हीट का जो फॉर्मूला होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। जैसे वर्क डन आप निकालते हो तो दो बातों पे डिपेंड करता है, फोर्स कांस्टेंट है या फोर्स वेरिएबल है। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरिएबल है। अब देखो, वेरिएबल वाला तो जनरली आईआईटी जेईई वगैरह के अंदर आ जाता है, आपके में तो नहीं आता। तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है तो ऐसे में हीट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे ms डेल्टा टी, जहां s हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्टेट, क्योंकि स्टेट तो चेंज हो नहीं रही, तो फिर चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, जो सी भी स्टेट होगी उस स्टेट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस की होती है हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो ms का प्रोडक्ट है, इस चीज को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर हीट कैपेसिटी गिवन है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसको ms डाल सकते हो, ठीक है ना। अब मान लो किसी का वाटर इक्विवेलेंट गिवन है, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी के मास की जगह आपको उसके इक्विवेलेंट यानी वाटर का मास यूज करना है। तो किसी चीज को जरूरी नहीं वाटर इक्विवेलेंट, कोई सा भी इक्विवेलेंट दे दे, तो जिस चीज का कोई इक्विवेलेंट दे दिया तो आपको उस चीज की जगह उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना है डेटा को। दैट्स इट, इतना ही काम होता है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम के सेक्शन पर। तो पहला आप देख रहे हो, ये हमारा बेसिक ग्राफ है, बरसों से चला आ रहा है। अब इस ग्राफ का एक बार हम लोग बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। इसमें बेस्ड एक जबरदस्त प्रॉब्लम है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो देखो, हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं। मान लो बॉडी इनिशियली सॉलिड स्टेट में थी, तो जब तक बॉडी सॉलिड स्टेट में रहेगी और हम उसको हीट करेंगे, तो हीट करने से पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक वो बॉडी अपनी मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती। तो मान लो बॉडी को मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में डेल्टा T1 का टाइम लगता है, और इस दौरान जो आपने हीट सप्लाई करी वो हो जाएगी, चलो मैं अलग से लिख देता हूं। तो डेल्टा T1 का टाइम लगा बॉडी को कहां से कहां तक जाने में, बॉडी को अपने मेल्टिंग पॉइंट तक जाने में इनिशियल स्टेट से, ठीक है ना। और इस दौरान जो आपने हीट सप्लाई करी, उस हीट सप्लाइड का वैल्यू हो गया ms1, और टेम्परेचर का चेंज हो गया कैपिटल डेल्टा T1, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, एक स्पेशल सेंटेंस गिवन होता है, ये क्वेश्चन में सुनना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। अगर बॉडी को हीट सप्लाई करे जाने का रेट कांस्टेंट है यानी पावर कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, अगर बॉडी को सप्लाई करे जाने वाले हीट का रेट कांस्टेंट है, फट से पावर लिखेंगे। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा T। क्योंकि ये कांस्टेंट दे रखी है तो फिर चाहे यहां यूज करो, यहां यूज करो, चाहे कहीं पे भी यूज करो, हर जगह इसको हम इक्वेट करते चलेंगे। जैसे यहां के लिए अगर हम देखें तो पावर जो फर्स्ट केस में हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी m s1 डेल्टा T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1। ये डेल्टा T1 चेंज इन टेम्परेचर है,
ये डेल्टा T1 चेंज इन टाइम है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेज में लगने वाली पावर हो गई। अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो टेम्परेचर टाइम का स्लोप होता है डेल्टा T बाय डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन टाइम, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है। जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा तो उस ग्राफ का डेल्टा T बाय डेल्टा T भी ज्यादा होगा। इस पे बेस्ड आपका सवाल है, भी थोड़ी देर में बताऊंगा, मजेदार है, ठीक है ना। अच्छा आगे, अब यहां से यहां तक देख रहे हो टेम्परेचर जो है वो कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया। लेट्स से दैट ये टाइम डेल्टा T2 है। इस टाइम के दौरान क्या हो रहा है, बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, बट टेम्परेचर जो फिक्स्ड है, और जिस टेम्परेचर पर ये स्टेट चेंज होगी उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। बॉडी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रही है। अब अगर इधर के लिए हमें पावर लिखनी है तो इधर के लिए हमारे पास पावर हो जाएगी, फॉर्मूला तो देखो फिक्स्ड है, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, और कुछ नहीं, बस डेल्टा Q का हमें वेरिएशन चेक करना है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है यहां पर, तो ms डेल्टा T ना डालते हुए हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे ml बाय डेल्टा T2, ठीक है ना। तो ये हो गई पावर इस वाले पर्टिकुलर स्टेज में। पावर लिखनी आनी चाहिए, इसी पे बेस्ड ग्राफिकल प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट, अब बॉडी लिक्विड स्टेट में आ चुकी है। अब हम बॉडी को फिर भी हीट कर रहे हैं। अब हीट करते रहने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। तो यहां फिर से टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो अगर हम थर्ड स्टेज में बॉडी की पावर लिखेंगे तो अब जो पावर हो जाएगी, इस पावर की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला भाई डेल्टा Q बाय डेल्टा T। डेल्टा Q का वैल्यू हो जाएगा m S2 डेल्टा T 3 लिख देता हूं उसको, डिवाइडेड बाय डेल्टा T3। S2 हो जाएगा लिक्विड स्टेट में बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो अभी जनरलाइज टर्म में चल रहे हैं, फिर आप प्रॉब्लम देखना इसका। अब बॉडी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। फिर आप देख रहे हो डायग्राम में कुछ देर के लिए, लेट्स से दैट डेल्टा T4 टाइम के लिए बॉडी का टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो गया। अब यहां क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में बॉडी जा रही है। तो अगर मैं यहां पर पावर को डिफाइन करूं तो पावर का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा यार, आप बोर हो गए इसको लिखते लिखते, पता है कि यही रहेगा। हाँ, अब डेल्टा Q का वैल्यू हो जाएगा m टाइम्स LV, जहां LV हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो m टाइम्स LV डिवाइडेड बाय डेल्टा T4। तो ये हुआ पूरा का पूरा इस ग्राफ के अंदर पावर का कहानी। अब आप आगे भी देख सकते हो, वेपर स्टेट है, अब तो कोई स्टेट चेंज होनी नहीं, तो जो पावर रहेगी वो ms डेल्टा T बाय डेल्टा T से आगे ऑनवर्ड आप लिख सकते हो। बट जनरली ग्राफ इन्हीं के बीच में कनेक्टेड होता है, तो बेहतर है मैं आपको ग्राफ दिखाऊं। तो देखो, आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस ग्राफ के अंदर कह रहा है, पहले वो सेंटेंस सुनना है। ये कह रहा है हीट इज सप्लाइड टू सर्टेन होमोजेनियस सैंपल ऑफ मैटर एट यूनिफॉर्म रेट। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को ग्राफ की प्रैक्टिस होती है उनको पता होता है कि इसके अंदर हमें पावर से चलना है। तो हमें यूनिफॉर्म रेट से हीट सप्लाई करी हुई दे रखी है, यानी पावर इसमें कांस्टेंट है। अब जानना क्या चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो ये कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर इन सॉलिड स्टेट देन इन लिक्विड स्टेट। अब चेक करो, ये सॉलिड स्टेट है और ये लिक्विड स्टेट है। हमें पहले तो ये बताना है कि कौन सी स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, कौन सी स्टेट में कम होगी। देखो, चाहे सॉलिड के लिए चाहे लिक्विड के लिए अगर हम पावर यूज करें तो पावर का तो फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, बोर हो गया, ठीक है ना। तो पावर का फॉर्मूला ms डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। आपको सर ना S1 लिखा ना S2, जनरलाइज लिख रहे हैं, ठीक है ना। चाहे सॉलिड में लगाएं चाहे लिक्विड में लगाएं, फॉर्मूला तो यही रहेगा। हाँ, जो S होगा वो उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। बहरहाल मेरे कहने का मतलब है ये पावर कांस्टेंट दे रखी है। तो यहां से हमें पता चला, अच्छा मास तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो यहां से हमें पता चला कि चाहे ये स्टेट ले लो चाहे ये स्टेट ले लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू स्लोप जो है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब अगर हमें स्पेसिफिक हीट पता लगानी है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ ग्राफ। यानी जिस स्टेट में स्लोप ज्यादा रहेगा वहां की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम रहेगी, इसलिए मैंने इसको जनरलाइज करके रखा। मजेदार सवाल है। देखो, अब चेक करो, ये वाली ग्राफ जो सॉलिड स्टेट वाली है, इस सॉलिड स्टेट वाली का एंगल अगर हम θ1 ले ले, लिक्विड स्टेट का एंगल θ2 ले ले, तो साफ पता चल रहा है θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी कि लिक्विड स्टेट का स्लोप ज्यादा है एज कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। तो मैं यहां पर लिख दूं, वैसे लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी नहीं मांगता कि स्टेप बाय स्टेप थ्योरी, तो फट से टिक करो आगे बढ़ जाओ। खैर हमें पता चल गया स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1।
तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं जिसका स्लोप ज्यादा वहां की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, तो S2 इज लेस देन S1, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन लिक्विड स्टेट इज लेस देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो इस बेसिस पर अगर आप प्रॉब्लम का आंसर देखोगे, आप ढूंढ लेते हैं इसमें, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर इन सॉलिड स्टेट देन इन लिक्विड स्टेट, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, जबरदस्त कंसेप्चुअल कहलाता है। नेक्स्ट, तो दो तो ऑप्शन स्पेसिफिक के दे रखे हैं, उसमें से ये ट्रू हो गया। अब वगैरह लेटेंट हीट भी बताओ, वेपराइजेशन वाली ज्यादा है या फ्यूजन वाली ज्यादा है। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे ड्यूरिंग स्टेट चेंज, वो हो जाएगा ml डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये पावर हम जानते हैं कांस्टेंट है। यहां से हम, ये मास वैसे भी कांस्टेंट है, यहां से हम कह सकते हैं L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी जिस स्टेट में टाइम ज्यादा लगेगा उसका लेटेंट हीट ज्यादा होगा। आप समझ गए, तो जिस स्टेट में टाइम ज्यादा लगेगा उसका लेटेंट हीट ज्यादा होगा। तो अब टाइम चेक करना है, उसमें स्लोप, ये नहीं कि यहां जो रटा है वही यहां पे, रटने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ दिमाग का उपयोग। तो इस स्टेट का टाइम अगर हम चेक करें, तो इस स्टेट में फ्यूजन हो रहा है, तो डेल्टा टी फ्यूजन, और यहां से लेकर के यहां तक ये अपना फ्यूजन हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, यहां से यहां तक वेपराइजेशन हो रहा है, तो डेल्टा टी वेपराइजेशन। अब आप खुद ही देख लो, डेल्टा टी वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा टी फ्यूजन, तो जिसका डेल्टा टी ज्यादा उसका लेटेंट हीट भी ज्यादा। तो मैं यहां पर अब इसको आगे ऑनवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो सिंस डेल्टा टी वेपराइजेशन is greater than delta T fusion. Therefore, latent heat of vaporization is greater than latent heat of fusion. तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरी ग्राफिकल नॉलेज पावर के ऊपर बेस मिल गई। तो मैंने कंसेप्चुअल इस बार रखा है, लेक्चर नोट्स में आप देखोगे तो वहां न्यूमेरिकल रखा था। तो हर बार कुछ ना कुछ वैरायटी हम चेंज करते जा रहे हैं जिससे आपको सीखने को अच्छा मिले। तो राइट आंसर आप इसका देखोगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, एक ए वाला और एक सी वाला। मजेदार था ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे जो आप सवाल देख रहे हो जानबूझ के रखा हुआ है, तो क्योंकि हर बार आता है, हर बार बताना ही पड़ता है स्टूडेंट्स को, ताकि एक एवरेज स्टूडेंट भी थोड़े से ठीक ठाक तरीके के नंबर ले आए। तो ये कह रहा है तीन लिक्विड विद मासेस m1 m2 m3 मिक्स थॉरली इफ देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर दिस एंड टेंपरेचर इज दिस देन टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर। अब देखो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मान लो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर थीटा हो गया। अब जनरली स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, इसने हीट दी उसने हीट ली, फिर दोनों को बराबर करते हैं और वहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जो थीटा की वैल्यू आती है, ये मैं एज अ शॉर्टकट यूज करता हूं। तो जो थीटा की वैल्यू आती है, अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही हो, ये सेंटेंस ध्यान रखना, अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही हो तो उस थीटा की जो वैल्यू रहती है, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो रहता है, उसे निकालने का तरीका सिग्मा एम एस थीटा बाय सिग्मा एम एस होता है। अब चाहे आप 2 लिक्विड मिलाओ, चाहे आप 1000 लिक्विड मिलाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस कंडीशन ये स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा इफ स्टेट इज नॉट चेंज, तो रिजल्ट आ जाएगा m1s1 थीटा 1 प्लस m2s2 थीटा 2 प्लस m3s3 थीटा 3 डिवाइडेड बाय m1s1 प्लस m2s2 और इधर आ जाएगा प्लस m3s3। तो ये ध्यान रखना, ये हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज करते हैं जब स्टेट चेंज नहीं हो रखी हो, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर अगर आप देखोगे तो इस बेसिस पर आपका राइट आंसर आ जाएगा m1s1 थीटा 1 m2s2 थीटा 2, यानी सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये एज अ शॉर्टकट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे मान लो 2 लिक्विड दे रखे हैं, मासेस दे रखे हैं, केटीएस लेक्चर नोट में मैंने करा रखा है ये ऑलरेडी, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो मास दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है, इनिशियल टेंपरेचर दे रखे हैं दोनों के, कहता अब इनको मिक्स करके इक्विलिब्रियम टेंपरेचर बताओ, तो ये फॉर्मूला बेस्ट है, ठीक है ना। बट अगर इक्विलिब्रियम टेंपरेचर दे रखा हो और इसमें से मास या स्पेसिफिक निकालना हो, तो बेस्ट क्या है, तो ये फॉर्मूला बेस्ट नहीं है। हीट का लेन देन वाला जो कैलोरीमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल है वो बेस्ट है, ये भी वहां बता रखा है और इवन सेक्शन प्लस में भी बता रखा है। तो आप संभल करके सिचुएशन वाइज इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अगर इक्विलिब्रियम निकालना है देन यूज दिस फॉर्मूला, और अगर इक्विलिब्रियम दे रखा है देन यूज किसने हीट दी और किसने हीट ली, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, उससे रिजल्ट जल्दी आते हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। नेक्स्ट वैरायटी है हमारी आइस वाटर आइस वाटर सिस्टम। अब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इसके लिए कई बार पहले बताया गया है, बट फिर भी एक बार फाइनल रिवीजन के टाइम पे मैं फिर बता रहा हूं। हमें दे रखा है वाटर, हमें दे रखी है आइस। अब हमें ये पता करना है, इसमें तो ये पता करना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा, बट मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर कंपोजिशन क्या होगा वो भी हमें पता लगाना है। तो सारी चीजें पता करनी है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा एज वेल एज कंपोजिशन कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं,
एक तरफ आइस का डेटा और एक तरफ वाटर का डेटा। अब करेंगे क्या, स्टेप ऑफ वर्किंग क्या रहेगी, हमेशा यही फॉलो करना, 100% सवाल सही होगा। आप आइस जितने भी टेम्परेचर पर दे रखी हो उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे ले आओ, और इधर वाटर जितने पर भी दे रखा हो उसे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर लाओ, यानी दोनों को एक कॉमन पॉइंट पर लाओगे और वो कॉमन पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, ठीक है ना। तो हमें आइस दे रखी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर लाते हैं। इसे लाने के दौरान, अच्छा कई बार आइस का टेम्परेचर -10 दे रखा होता है, तो पहले -10 से 0 लाएंगे, फिर 0 से हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में लाएंगे, यानी 2 स्टेप का प्रोसेस होगा। तो सवालों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जैसे केटीएस लेक्चर नोट में 2 स्टेप करा रखे हैं, मैं सिंगल स्टेप में बता रहा हूं। तो अब इस दौरान जो हीट लगेगी या हीट रिक्वायर्ड होगी, तो डेल्टा Q1 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला देख करके लगाना है, स्टेट सेम है तो फॉर्मूला लगेगा ml, ठीक है ना। डेटा पुट करते हैं, मास हमें दे रखा है आइस का 100 ग्राम, ठीक है ना, तो ये हमने 100 ग्राम ही पुट किया। लेटेंट हीट आइस की हम अपनी तरफ से जानते हैं 80 कैलोरी पर ग्राम, ये हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और डेल्टा Q1 यानी हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस कंप्लीटली हमारे पास आ गई 8000 कैलोरी। सही है। तो अगर हम बर्फ को पूरा मेल्ट कराना चाहते हैं तो 8000 कैलोरी की हमें एनर्जी चाहिए। अब देखें अवेलेबल कितनी है, तो यहां पर हम वाटर को कितने टेम्परेचर पर दे रखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लाते हैं वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा करने से यहां से हीट निकलेगी। अब ये जो हीट निकलेगी और इसे इतनी चाहिए, फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा Q2 का फॉर्मूला हो गया ms डेल्टा T। तो डेल्टा Q2 की वैल्यू हो गई, m हो गया मास ऑफ वाटर। वाटर का मास हमें दे रखा है 300 ग्राम, स्पेसिफिक हम जानते हैं 1 हो गई, डेल्टा T का वैल्यू हो गया 25। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 7500 कैलोरी, यानी कि वाटर के पास 7500 कैलोरी की हीट एनर्जी अवेलेबल है। अगर आप बर्फ को पूरा पिघलाना चाहते हो तो 8000 तो चाहिए, इसका मतलब आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है जितनी बर्फ को चाहिए, इसका मतलब बर्फ पूरी नहीं पिघलेगी, यहां से हमें पता चल गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 7500 कैलोरी, ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। एग्जाम में ये नहीं पता चले वहां कॉपियां भर रहे और सप्लीमेंट्री मांग रहे, वहां सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी, बोर्ड में मिलती है। तो ये बोर्ड नहीं है, नीट का एग्जाम है, तो यहां पर आप कम से कम जगह में प्रॉब्लम को करोगे, ये कहानी आपके लिए लिखी जा रही है। तो 7500 कैलोरी ऑफ एनर्जी विल मेल्ट। अब कितनी आइस पिघलाएगी ये तो हमें पता है पूरी नहीं पिघलाएगी, पर सवाल है ये थोड़ा ना आंसर में लिखे पूरी नहीं पिघलाएगी, वो पूछेगा भाई कितनी पिघलाएगी, तो कितनी आइस पिघलाएगी, विल मेल्ट m डैश अमाउंट ऑफ आइस, ठीक है। तो अब ये m डैश कितना होगा, ये कैसे निकाले, तो बहुत सिंपल है, बर्फ ही तो पिघलानी है, पूरी नहीं पिघला रही, जितनी पिघलनी है m डैश एल के बराबर डाल दो। तो किस भी चीज को पिघलाना है या किसी भी चीज की स्टेट चेंज करनी है, ml के बराबर डाल दो, काम खत्म हो गया। तो 7500 को हमने m डैश एल डाल दिया, एल हमें ऑलरेडी पता है 80 कैलोरी पर ग्राम, यहां से m डैश की वैल्यू आ गई 750 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 8 9 जा 72 और 3 8 3 जा 24, 93 पॉइंट और फिर बचा 6 8 7 जा 56, ठीक है। तो 93.7 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट, ठीक है ना। इतनी बर्फ पिघल जाएगी, तो कितनी नहीं पिघलेगी, 100 में से माइनस करके लिख लो। तो एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम पर क्या क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर कितनी आइस होगी पहले वो लिखो, 100 में से इतनी तो पिघल गई, तो बची कितनी आइस वो हम लिख लेते हैं, वो होगी 6.3 ग्राम समथिंग। तो आइस जो बची रही 6.3 ग्राम, सही है। वाटर कितना हो गया, अब वाटर पहले से पड़ा हुआ था 300 ग्राम, और इसके पिघलने से भी तो वाटर ही बनेगा, ये थोड़ा ना कि यहां पर कुछ और चीज बन जाएगी, तो वाटर ही बनेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा कितना, 393.7 ग्राम, इतना वाटर हो गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर पूरा का पूरा 0 बना हुआ है क्योंकि और एनर्जी ही नहीं बची हमारे पास, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमारे पास आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई थिंक आपको इससे प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सपोज करो ये इसका मास हम 3000 ग्राम ले लेते हैं, प्रॉब्लम चेंज हो गया। 3000 नहीं, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, कैलकुलेशन यही रहेगी। यहां 3000 बढ़ते ही एक बिंदी बढ़ जाती, यानी एनर्जी हो जाती 75,000 कैलोरी। तो 8000 कैलोरी की एनर्जी आराम से दी जा सकती है, यानी पूरी बर्फ पिघल जाएगी। अब क्या मिलेगा, पहले इतना इतना ही पूरी बर्फ पिघल जाएगी और फिर अपना ताली बजाते हुए निकल लिए, नहीं,
पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी कितना हुआ, तो पानी हुआ आपके पास 300 ग्राम, सॉरी 3000 ग्राम, ठीक है ना, प्लस 100 ग्राम, यानी 3100 ग्राम पानी हो गया। अब एनर्जी भी तो बची है, ठीक है ना। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी एनर्जी है सारी की सारी जो हॉट बॉडी देगी वो ठंडी बॉडी लेनी चाहिए, एनर्जी बचनी नहीं चाहिए, जेब में डाल के मत चले आना, ठीक है ना। तो 7500 में से 8000 कैलोरी की एनर्जी हमने माइनस कर दी, तो जो एनर्जी रिमेनिंग बची, ठीक है ना, 7500 माइनस 75,000 माइनस 8000 करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा हमारे पास 67,000। तो 67,000 कैलोरी की अब जो एनर्जी बचेगी वो इस पानी, कितना पानी, 3000 प्लस 100 ग्राम, दैट मींस 3100 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 0 से टी तक ले जाएगी। अब हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालेंगे तो बची हुई एनर्जी बराबर एमएसटी, वहां से टी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक तीर से दो निशाने आप लगा सकते हो। इस मेथड से आप ये भी पता कर सकते हो पूरी बर्फ पिघली या नहीं पिघली, कितनी पिघली वो तो मैंने बताई थी, साथ साथ में अगर पूरी पिघल गई तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हो। सपोज करो अगर ये एनर्जी 8000 ही होती तो क्या होता, तो ये पूरी की पूरी सफिशिएंट है, यानी पूरी बर्फ जस्ट पिघलती, तो हमें आंसर मिलता 300 प्लस 100 यानी 400 ग्राम बर्फ पिघल करके हमारे पास आ गई। अब कोई हीट एनर्जी नहीं बची, यानी वाटर का टेम्परेचर अब फर्दर राइज नहीं करेगा, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ये अगर एनर्जी पूरी बढ़ रही है तो वाटर का टेम्परेचर 0 रहेगा, कम पड़ रही है यहाँ पे एनर्जी तो भी 0 ही रहना है, ठीक है ना। और अगर ये एनर्जी ज्यादा हो गई तो 0 से टी तक ले जाएगा, फिर जो बची खुची एनर्जी एमएसटी के बराबर डाल के टी की वैल्यू निकाल सकते हो। इस पे बेस्ड लेक्चर नोट से प्रॉब्लम जरूर कर लेने, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको आइस वाटर सिस्टम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि स्टूडेंट इसमें सिली मिस्टेक कर देता है, ठीक है, इतना कॉमन है। अब मैं इसमें बताता हूं कहां सिली मिस्टेक हो। सब कुछ बहुत सरल है, सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है ना। और जब इस प्रॉब्लम को करने बैठते हैं और इसमें गलती हो जाती है तो लगता है यार ये भी हमसे नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, क्या ही लाइफ अच्छी चल रही है। तो पढ़ो उसको, ये कह रहा है आइस ब्लॉक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास एक आइस का ब्लॉक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, एम मास का ले लेते हैं। इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h अबव द ग्राउंड, तो हमने h हाइट से ग्राउंड पर गिरा दिया। आगे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ h सो दैट इट जस्ट मेल्ट कंप्लीटली बाय द टाइम इट रीचेस द बॉटम। तो ये कहता है जब तक ये बॉटम पर पहुंचे तब तक ये पूरी की पूरी पिघल जाए। अच्छा आगे, आगे बोल रहा है assuming that loss of whole gravitational potential energy is used by the heat। तो इस दौरान जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट के अंदर यूज हो रही है। कहानी तो समझ आ गई कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उससे बर्फ पिघलानी है यानी एमएल के बराबर डालना है। कर लेते हैं। तो mgh को ml के बराबर डाला, पूरी बर्फ पिघलानी है इसलिए ml डाला। मान लो वो कह देता फ्रैक्शन बताओ तो m डैश डाल देते, फ्रैक्शन m डैश बाय m करके हम निकाल देते। ये तो हमने कर दिया। अब दोनों मासे सेम है, स्टूडेंट ने धाई से उड़ा दिया। अब h की वैल्यू आ गई L बाई जी, लेटेंट हीट पता है अगले को 80 है, g की वैल्यू पता है कितनी 10, आंसर पुट किया, h की वैल्यू आ रही है 8। अब यूनिट का पता नहीं चल रहा उसको, सामने दिख रहा है 8, तो कहेगा चलो छोड़ो भाड़ में जाने दो, 8 आ रहा है दिख रहा है इसको टिक कर देते हैं। ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कहानी यहां पर ये है कि ये जो डेटा है ये डेटा है कैलोरी में, ठीक है ना, और ये जो डेटा है ये डेटा है जूल में। तो कैलोरी और जूल ऐसे तो इक्विवेलेंट होते नहीं, यहां पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट चाहिए होता और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता। मैं वो चीज आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना। चीज है जूल में, ठीक है, और ये चीज है आपकी कैलोरी में, तो आपको यूज करना पड़ेगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट। अब मैकेनिकल इक्विवेलेंट हम जानते हैं कि एक कैलोरी होती है 4.2 जूल के बराबर, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इधर हमने डाला mgh, ध्यान रखना ये जूल में है तो दिस मस्ट बी इन kg, दिस मस्ट बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस मस्ट बी इन मीटर, और इधर हमने डाला m into l और साथ में 4.2 जूल। अब जरा आप गौर करो, ये केजी में है, वापस से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये मीटर में है, तो ये मास भी केजी में होना चाहिए, दोनों तरफ तो सेम ही होना चाहिए। लेटेंट हीट आपकी होनी चाहिए पर किलोग्राम के यूनिट में, ये दे रखी है पर ग्राम के यूनिट में, यानी सारी चीजें जो चलनी चाहिए एसआई सिस्टम में चलनी चाहिए। तो लेटेंट हीट का कन्वर्जन स्टूडेंट भूल जाता है, ठीक है ना। कैलोरी को तो मार दिया कन्वर्ट 4.2 जूल, पर जो नीचे ग्राम लटक रहा है उस ग्राम को आपने केजी में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए आपका सवाल गलत हो जाता है। तो mgh देखते जाना, m अभी मैं कुछ भी कट नहीं कर रहा, इसके बाद करूंगा 80, कैलोरी को 4.2 जूल डाल दिया आपने, ठीक है ना, और नीचे ग्राम को हमने 10 की पावर -3 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप चेक करो, ये आपने उड़ा दिया,
इस जूल को एक्सपेंड किया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां से केजी उड़ गया, समझ गए। तो जब तक वो आप ग्राम किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट करोगे तब तक इधर का केजी इस केजी से नहीं उड़ेगा और तब तक आपका सवाल गलत रहेगा। तो समरी ये रही कि इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो रिजल्ट मिलेगा 80 इंटू 4200, यानी कन्वर्जन फैक्टर अगर आप इसे किलोग्राम में बना रहे हो तो 4.2 की जगह डायरेक्ट यूज कर लो 4200। यही चीज मैंने लेक्चर में बताई हुई है। तो ये देख लो कि अगर दोनों तरफ मासेस किलोग्राम में है, लेटेंट हीट कैलोरी पर ग्राम में ले रहे हो, तो वो ग्राम कैलोरी पर ग्राम वाला वो किलोग्राम में कन्वर्ट होना जरूरी है। खाली कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर देने से आपका सवाल सही नहीं होगा। ये एक छोटी सी चीज रह जाती है। अब प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो हमें पता चल गया जीएच का वैल्यू, अब सिंप्लीफाइड वे में मैं लिख रहा हूं 80, ये तो हो गया लेटेंट हीट, और साथ में मैंने कर दिया 4200। अगर मैंने 4200 कर दिया इसका मतलब पर ग्राम को मैंने पर किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। यहां से एच की वैल्यू मेरे पास आ गई, जी को 10 डाल दो तो 8 इंटू 4200, ठीक है, मीटर में आंसर आएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा 33600 मीटर। दैट मींस ये आ जाएगा 33.6 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर है। समझ गए। इस तरीके से करके हमें ये प्रॉब्लम्स को करना होता है। तो जब भी आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो इतना तो ठीक है, बट लेटेंट हीट का जो पर ग्राम वाला फैक्टर वो हमेशा कॉशियस रहना, उसको पर केजी में जब तक आपने कन्वर्ट नहीं किया आपका सवाल सही नहीं होगा। दैट मींस 4.2 की जगह 4200 फाइनली बनना चाहिए। अब अगर यही लेटेंट हीट कई बार क्या होता है, हमें डायरेक्ट कैलोरी पर किलोग्राम में दे रखी होती है। अगर ये कैलोरी पर किलोग्राम में दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सिर्फ कैलोरी को जूल के अंदर कन्वर्ट करो, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो यूनिट का खास ख्याल इस सवाल में रखना होता है, यही इसकी स्पेशल बात है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो थर्मल एक्सपेंशन। अब देखो थर्मल एक्सपेंशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना। कहीं पर हम लॉस इन टाइम पीरियड और गेन इन टाइम पीरियड पेंडुलम क्लॉक का देखेंगे, कहीं हम ये टेम्परेचर स्केल देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर ब्रेक कर करके दी हुई है। इवन थर्मल स्ट्रेस पे भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। फिलहाल एक टेम्परेचर स्केल का दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्जन करने का एक प्रिंसिपल होता है, वो ये होता है कि किसी भी टेम्परेचर स्केल को, चाहे सेंटीग्रेड को, चाहे फॉरेनहाइट को, चाहे र्यूमर स्केल को, किसी को भी कन्वर्ट कर रहे हो तो प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो जो प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, ठीक है ना, जो भी आप टेम्परेचर निकालना चाह रहे हो, माइनस एलएफपी। एलएफपी को बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, ये जनरली होता है मेल्टिंग पॉइंट। यूएफपी माइनस एलएफपी, यूएफपी बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, ये होता है अपना बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो रेशियो रहता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो रीडिंग ऑन एनी स्केल जो भी चाहिए, चाहे सेंटीग्रेड चाहे फॉरेनहाइट, एनी, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये रेशियो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। अब जैसे सेंटीग्रेड स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री लेते हैं, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है ना, और लोअर फिक्स पॉइंट वही अपना 0 हो गया। तो ये रेशियो हम कांस्टेंट करेंगे चाहे हम किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट स्केल के एलएफपी और यूएफपी दे रखे हैं, ठीक है ना। इनके वैल्यू आपको याद होने चाहिए इन स्टैंडर्ड स्केल के, तभी आप सवाल लगा पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इनको जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास ये एक रिलेशन रेडी हो जाता है। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल -0 बाय 100 -0, फॉरेनहाइट -32, 212 -32, केल्विन -273, 373 -273, इसी तरह ह्यूमर स्केल। तो ये आपस में लिंक करने का तरीका हो गया। अब आप कोई भी स्केल बनाना चाह रहे हो, एग्जामिनर दे दिया कि भाई हम अपने नाम से स्केल बनाना चाह रहे हैं, तो उससे बस दो चीज पूछो, भाई तुम्हारा एलएफपी क्या है, तुम्हारा यूएफपी क्या है। तो मान लो उसने कह दिया एलएफपी ले लो 60, ऐसी कुछ भी मनगढ़ंत, और कह रहा है यूएफपी ले लो 120, तो तुरंत आप भी मनगढ़ंत स्केल तैयार कर दोगे। तो टेम्परेचर ऑन दैट स्केल -60 बाय जो भी उसने यूएफपी दे रखा है माइनस एलएफपी, बराबर करते जाओ जिसमें भी उसको कन्वर्ट करना है। मान लो सेंटीग्रेड में करना है तो हम सेंटीग्रेड वाले के बराबर डाल देंगे। अब इसी तरीके से एक सवाल है, कह रहा है कॉमन रीडिंग ऑन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल, तो बेस्ट कन्वर्जन का टूल है। तो कह रहा है ये बताओ सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में ऐसा कौन सा टेम्परेचर है दोनों जगह बराबर होगा। हमें क्या पता, तो हम मान लेते हैं सेंटीग्रेड में टी है और फॉरेनहाइट में भी उसकी वैल्यू टी है। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट -32 बाय 212 -32, बराबर कर दिया हमने, ठीक है ना। दोनों टेम्परेचर इक्वल लेने थे मैग्नीट्यूड में। अब दोनों से हम इसको इक्वेट करते हुए टी का वैल्यू निकालते हैं। ये चीज हो गई 180, ठीक है ना। आप इसको कैंसिल मार दो तो इधर आ गया 18t बराबर 10t -320, ठीक है। अब यहां से इसको इधर ले जाओ तो -8t बराबर -8t क्यों, सॉरी 8t बराबर ये आ गया -320, ठीक है। यहां से t की वैल्यू आ गई -40। तो अब आप क्या बोलोगे कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू और -40 डिग्री फॉरेनहाइट की वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर और सेंटीग्रेड स्केल पर -40 डिग्री का वो टेम्परेचर है जो दोनों स्केल पे बराबर वैल्यू देगा। तो ये होता है हमारा टेम्परेचर स्केल कन्वर्ट करने का टूल। नेक्स्ट
अब आप देख रहे हो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास तीन तरीके के एक्सपेंशन आते हैं, इस बार में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का भी रखा है, जो अपरेंट एक्सपेंशन होता है उसका। फिलहाल पहले बेसिक एक्सपेंशन देखते हैं। तो अगर हीट करने से लेंथ चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन है। और ये जो लेंथ का चेंज होता है, अगर इस चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल ले लें तो हमारा सीधा साधा सस्ता सुंदर टिकाऊ फॉर्मूला तैयार हो जाता है, डेल्टा एल की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर एरिया चेंज हो रहा हो तो हम इस एक्सपेंशन को बोलते हैं एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। डेल्टा ए की वैल्यू होती है ए बीटा डेल्टा टी, बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर वॉल्यूम चेंज करे तो डेल्टा वी बराबर वी गामा डेल्टा टी, गामा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब अगर आइसोट्रोपिक सॉलिड है, यानी हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन सेम है, तो जैसे ये क्यूब देख रहे हो, हर डायरेक्शन का एक्सपेंशन एक जैसा है, ये भी उतना ही बड़ा, ये भी उतना ही बड़ा, लेंथ विड्थ हाइट सब एक समान बढ़ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अल्फा बीटा गामा का रिलेशन होता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3। मतलब यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू चेक करें, वो अल्फा ले लेते हैं, तो बीटा की जो वैल्यू होगी यानी कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होगा, ठीक है ना, तो बीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारी किसके बराबर, 2 अल्फा, और गामा की वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगी 3 अल्फा के बराबर। तो आप यहां से रिलेशन भी बिल्डअप कर सकते हो। ये इसने दे रखा है, खैर मैं आइसोट्रोपिक के लिए सीधे लिख लेता हूं, लिखा भी हुआ है इवन। तो गामा की वैल्यू 3 अल्फा होगी, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा होगी, बट ये सिर्फ और सिर्फ आइसोट्रोपिक। अगर एन आइसोट्रोपिक होता है, हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन अलग अलग है, मान लो इधर का अल्फा 1 है, इधर का अल्फा 2 है और इधर का अल्फा 3 है, तो डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। सही है। अब आप तीनों को इक्वेट करके, जैसे मान लो अगर आइसोट्रोपिक दे रखो, तीनों को बराबर करके आप गामा लिख सकते हो, 3 अल्फा हो जाएगा। ये प्रूव हो गया इसका सिंपल सा। अब मान लो ये आईटी का सवाल है, कहते हैं इधर अल्फा इधर 2 अल्फा है, गामा बताओ, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा, खेल खत्म कर दोगे आप 2 सेकंड के अंदर। तो ये एक सवाल इस पर पूछ लिया जाता, एन आइसोट्रोपिक का गामा कैसे निकालना है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये बहुत ही नए टाइप का सवाल है, इसमें मैंने इलास्टिसिटी और वॉल्यूम एक्सपेंशन को एक साथ मिक्स करा है, तो ये काफी काम का सवाल है आपके लिए, नया सवाल है, तो ध्यान से देखना। ये कह रहा है, और इसमें अभी इस जो थर्मल एक्सपेंशन है, इसमें मैंने ज्यादातर सवाल इलास्टिसिटी और एक्सपेंशन को मिक्स करके बनाए हैं, क्योंकि ये बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल लेटेस्ट में, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये कह रहा है यूनिफॉर्म प्रेशर पी इज एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन ऑल साइड ऑफ सॉलिड क्यूब। तो हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है और चारों तरफ से एक जैसा प्रेशर हम इस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, तो प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे, चेंज इन प्रेशर अगर हम पी करेंगे, तो वॉल्यूम इसका ऑब्वियसली कम होगा। आगे, ऑन ऑल साइड ऑफ क्यूब एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, बाय व्हाट अमाउंट शुड द टेम्परेचर ऑफ क्यूब बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग its volume back to its original volume before the pressure was applied if the bulk modulus is B and coefficient of volumetric expansion is gamma। बाउंस हो जाता है, अच्छा ठीक है ना, आता ही नहीं समझ में। जब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, ये बीटा क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ बीटा क्या चीज है, बल्क मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ये बॉडी इलास्टिक है। हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने से इसका वॉल्यूम कम होगा। वो कहता है टेम्परेचर बताओ कितने से बढ़ाएं कि ये जो कंप्रेशन है यही वापस से खुल करके नॉर्मल रिलैक्सेशन बन जाए। तो सेंटेंस का मीनिंग समझो, आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, यानी बॉडी इलास्टिक है, ठीक है ना, और जब आप इसको हीट करोगे वापस से अपने नेचुरल शेप और साइज में आ जाएगी। तो प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे कि प्रेशर बढ़ाने से जो कंप्रेशन आया और हीट करने से जो रिलैक्सेशन, एलोंगेशन नहीं, रिलैक्सेशन आया, दोनों एक बराबर है। तो अब प्रिंसिपल कैसे इसमें फिट बैठाए, हमने बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करा, चेंज इन प्रेशर हमने पी का लिया बाय डेल्टा वी बाय वी, यहां से डेल्टा वी की वैल्यू पकड़ ली इसको इधर ले आओ, पी बाय बी टाइम्स वी। तो हमें पता चला कि अगर हम P का प्रेशर अप्लाई करें तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा उसका वैल्यू P बाई बी इंटू वी होगा। अब यही चेंज इन वॉल्यूम हम हीट करके बॉडी के अंदर लाना चाहते हैं, रिलैक्सेशन में लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला V गामा डेल्टा टी है। ये तब फॉर्मूला है जब हम बॉडी के टेम्परेचर को डेल्टा टी से चेंज करें और ये डेल्टा V इसमें रिलैक्सेशन के फॉर्म में आए। अब करना क्या है, दोनों को इक्वेट कर देना, गेम ही खत्म। तो इस चीज को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो V गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू P बाई बी इंटू वी से वी हमारा कैंसल आउट हो गया, हमें गामा की वैल्यू निकालनी थी, तो गामा की वैल्यू हो गई P बाई बी, ठीक है ना, टाइम्स डेल्टा टी, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। तो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू मेरे पास आ गई, डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास आ गई P बाय गामा बी। सही है। तो इतने से अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इलास्टिसिटी के कारण जो कंप्रेशन हुआ है, हीटिंग के कारण वो रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए। अब एक सवाल से तो मजा नहीं आता, ऐसे और सवाल हो तो जाकर के कंसेप्ट क्लियर होता है। तो अभी दिखाता हूं आपको। अब सिमिलर मैनर के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है ना। यहां पर क्या चीज है, एनोमलस एक्सपेंशन देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको वही प्रॉब्लम कराता हूं।
तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी हमें बताया कि हीट करने से, ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो यहां साफ पता चल रहा है डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो चेंज इन डेंसिटी का जो फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, जैसे डेल्टा वी का फॉर्मूला हो गया प्लस वी गामा डेल्टा थीटा, ठीक है ना, इसी तरह चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला आप यहां से लिख सकते हो और ये हो जाएगा माइनस रो गामा डेल्टा थीटा। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अब एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये कहता है कि वाटर जो है ये अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर की डेंसिटी इंक्रीज करती है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। उसके बाद वापस से डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑनवर्ड जाने पर डेंसिटी डिक्रीज करती है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। मतलब वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम जो होता है वो मिनिमम होता है। तो अगर वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ है, अब आप चाहे टेम्परेचर कम करो चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है ना, वॉल्यूम का बढ़ना तय। आप जरा नोट कर लो, जो सेंटेंस मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर का टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे टेम्परेचर कम करो, वॉल्यूम का बढ़ना तय है। सही है। तो अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप पानी को कप के अंदर रखते हो तो चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे आप टेम्परेचर कम करो, वॉल्यूम बढ़ना तय है, यानी पानी एक्सपेल आउट होगा। ठीक है, ये कंसेप्चुअल पूछा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख रहे हो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ठीक है ना, और ये है, ये भी मैंने पहले कई बार पढ़ा हुआ है, चेंज इन लेंथ अगर कांस्टेंट मिले, ठीक है ना, वॉट एवर बी द चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन लेंथ इज कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो मेरे पास दो रॉड है, ठीक है ना, एक की लेंथ L1 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 है, L2 और अल्फा 2 है, डिफरेंस इन लेंथ की वैल्यू डेल्टा L थी। हुआ ये प्रैक्टिकली, अगर हम सोचें इसको तो प्रैक्टिकली आप ऐसे समझो कि ये मेरे पास पेन है, मान लो ये दूसरी बॉडी है, ठीक है ना, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, तो डिफरेंस हमारे पास आ गया 5। अब हम क्या कर रहे हैं दोनों को हीट कर रहे हैं, तो ये भी एक्सपैंड हो रहा है ये भी एक्सपैंड हो रहा है। मान लो इसकी लेंथ बढ़ करके हो गई 12 और मान लो इसकी लेंथ बढ़ करके हो गई 7। अब डिफरेंस देखेंगे तो 12 माइनस 7 यानी अभी भी 5 है, ठीक है ना। तो डिफरेंस इन लेंथ कांस्टेंट है का ये मतलब नहीं कि दोनों में कोई एक्सपैंड ही नहीं कर रहा है, बट जितना पहले डिफरेंस था उतना बाद में है। तो हम क्या करते हैं, बिफोर हीटिंग ले लिया, आफ्टर हीटिंग ले लिया, आफ्टर हीटिंग में हमने लीनियर एक्सपेंशन का रिजल्ट लगा दिया, डिफरेंस इन लेंथ वो बोल रहा है सेम है, इक्वेट कर दिया। ये पूरा प्रोसीजर अपनाते हुए फाइनल समरी आती है कि ऐसा तब होता है जब L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। तो पूरा प्रूविंग की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कोई आपसे प्रूफ नहीं मांग रहा, तो बस खाली रिजल्ट ध्यान रखना कि अगर डिफरेंस इन लेंथ कांस्टेंट है तो ऐसा तब होगा जब L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 के बराबर हो। अब यहां पर क्या होता है, डिफरेंस इन लेंथ वो दे देता है ये एडिशनल सवाल है, थोड़ा सा और लेंथ दी। अगर उसने सीधे L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 इक्वेट करा के कोई अननोन पूछना होगा तो सिंपल है, बट अगर डेल्टा एल दे दे और L1 L2 पूछे तो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाएगा। अब हमें डेल्टा एल दे दिया मतलब L2 माइनस L1 का डिफरेंस दे दिया। अब हम इस रिजल्ट से, ठीक है ना, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से एक की वैल्यू दूसरे में डालेंगे तब हमारे पास L1 और L2 के वैल्यू आएंगे और वो वैल्यू ये रहे। बट खैर याद होते नहीं ना, मैं बोलता हूं याद रखो, बस सिंपल कंक्लूजन ध्यान रखो कि ऐसा तब होगा जब L1 अल्फा 1 की वैल्यू L2 अल्फा 2 के बराबर हो। अब इस पे बेस्ड ये प्रॉब्लम देखो, ठीक है ना। फिर इलास्टिसिटी वाला 2 मिनट बात कराता हूं। ये कह रहा है कंसिडर अ ब्रास रॉड एंड स्टील रॉड। स्टील रॉड के बारे में बोल रहा है 80 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द ब्रास रॉड। तो हमारे पास एक स्टील रॉड है और एक ब्रास रॉड है, ठीक है। स्टील रॉड ब्रास रॉड से 80 सेंटीमीटर लंबी है, तो डेल्टा एल का वैल्यू फेंक दिया उसने सीधे सीधे 80 सेंटीमीटर। ये L1 ले लेते हैं, अल्फा 1 L2 अल्फा 2। आगे देखते हैं। ये कह रहा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कहानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की दे रखी है। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ टू रॉड्स बाय सेम अमाउंट डिफरेंस इन लेंथ डज नॉट चेंज, यानी डेल्टा एल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। हमें पता है ऐसा क्यों होगा, L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। आगे गिवन दैट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इनके इनके दे रखे, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू रॉड, वो कहता ना जी L1 भी मत बताओ L2 भी मत बताओ, L1 प्लस L2 बताओ कितना होगा, है ना। तो एक स्टेप आगे जाकर के, यानी ये प्रॉब्लम 1 से सवा मिनट लेगा क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करनी है। फिलहाल अगर हम सोचो प्रूफ से चल रहे होते तो ये 5 मिनट का सवाल होता, क्योंकि पहले प्रूफ करके रिजल्ट निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा एल से हमें L1 L2 निकालने पड़ेंगे, फिर सम करना पड़ेगा। तो एग्जाम में स्मार्ट वर्क बड़ा जरूरी है। हम डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं, तो L1 अल्फा 1 बराबर L2, और स्टैंडर्ड है आप यूज कर सकते हो, L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ये स्टील के लिए, ये ब्रास के लिए। अब हमें बताया L2 माइनस L1 80 के बराबर है, तो फॉर द टाइमिंग डेल्टा एल लिख लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। L2 की वैल्यू यहां पर उठा के डाल दो, तो L1 अल्फा 1 बाय अल्फा 2 माइनस L1 इक्वल्स टू डेल्टा एल। L1 ध्यान रखना, ये ब्रास के लिए, ये स्टील के लिए। तो यहां से मेरे पास L1 का रिजल्ट आ गया, L1 का रिजल्ट आ गया डेल्टा एल टाइम्स अल्फा 2 बाय अल्फा 1 माइनस अल्फा 2।
अभी भी मैं रुका नहीं, ठीक है ना, अभी मैं जनरलाइज वे में चल रहा हूं। मैं इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि हमारा एम ही नहीं है L1 L2 निकालना, हमारा एम है दोनों का सम निकालना। तो ये आ गया L1। तो L1 लिखते वक्त ऊपर अल्फा 2 आ रहा, तो L2 लिखते वक्त आप डायरेक्ट लिख लेते हैं अल्फा 1 आ जाएगा, नीचे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। हमें ये भी नहीं निकालना, हमें दोनों का सम निकालना है। तो L1 प्लस L2 की वैल्यू हो जाएगी, करो सम, तो डेल्टा L कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और नीचे आ जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो ये लास्ट स्टेप में हम पहुंचे। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देंगे। ये लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आधे टाइम में बीच में ही भटकता रहता है, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ एरर कर देता है, फिर आगे उसके रिजल्ट नहीं आते, फिर बेचारा दोबारा से पूरा प्रॉब्लम लगाता है। तो बेस्ट है जनरलाइज वे में लास्ट स्टेप पर पहुंचो और आखिरी में वैल्यू डालो। तो सम ऑफ लेंथ मेरे पास आ गया डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना दे रखा है हमें 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही हमारा आंसर आएगा। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 ब्रास का है, अल्फा 2 स्टील का है। अब इसमें डेटा ध्यान से पुट करना, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड ब्रास, तो ये स्टील का दे रखा है, ये डेटा स्टील का दे रखा है, ये डेटा ब्रास का दे रखा है। बहुत ध्यान से इसको पुट करना है, ये गड़बड़ हो गए तो आंसर नेगेटिव में आ जाना। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो इन दोनों का सम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब देख रहे हो कैलकुलेशन स्पीड में चल रही है, डिवाइडेड बाय, अब हमें अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 चाहिए, यानी ब्रास माइनस स्टील चाहिए। इसका डिफरेंस अगर हम देखेंगे, पावर तो सेम ही है, तो डिफरेंस हमारे पास इसका आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो नीचे आ गया 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देखो कितनी सिंपल, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ कैलकुलेशन चल रही है। आंसर आ गया हमारे पास 300 सेंटीमीटर। अब किस में दे रखा है, मीटर में, तो आंसर हो गया 3 मीटर। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। एरर फ्री प्रॉब्लम है, अब इसमें कहीं पर भी बीच में एरर का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में करी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से आ गया होगा। ये कैलकुलेटिव होते हैं लीनियर एक्सपेंशन के, इतना मेहनत करना पड़ता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये फ्रैक्शनल लॉस इन टाइम पीरियड, पेंडुलम क्लॉक का कंसेप्ट। अब पेंडुलम क्लॉक क्या होती है, अगर स्प्रिंग क्लॉक होती कोई फर्क नहीं पड़ता हीटिंग का, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 2.रूट m/k होता है, टेम्परेचर पे कुछ डिपेंड नहीं करता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंडुलम क्लॉक के अंदर क्या होता है, पेंडुलम की जो लेंथ होती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे लेंथ कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, अब सीक्वेंस ऐसे बनता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ता है। जो पेंडुलम पहले 1 सेकंड में ऑसिलेट करके आ रहा होता है, अब वही ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है ना। तो पेंडुलम का जब एक ऑसिलेशन होता है तो ये कांटा एक प्लेस आगे खिसकता है। अब मान लो ये अगर कैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेटेड मतलब क्लॉक करेक्ट टाइम शो कर रही है, ठीक है ना, तो जितनी देर में ये ऑसिलेट करेगा उतनी देर में ही आना चाहिए, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली 2 सेकंड के बराबर होता है, इसको हम सेकंड्स पेंडुलम भी बोलते हैं। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेंथ पेंडुलम की बढ़ गई, टाइम बढ़ गया, यानी अब यही एक ऑसिलेशन मान लो 2.5 सेकंड में लगाता है, तो क्लॉक का सेकंड वाला हिस्सा तो 2 प्लेस आगे जाएगा। हमें तो लगेगा 2 सेकंड हुए हैं, जबकि एक्चुअली में कितना सेकंड हो रहा है, 2.5 सेकंड हो रहा है, यानी क्लॉक यहां स्लो हो जाती है। लॉजिक समझना। तो जब पेंडुलम का टाइम बढ़ेगा तो क्लॉक स्लो हो जाएगी, और पेंडुलम का टाइम कम होगा तो क्लॉक फास्ट हो जाएगी। ये इसका सीक्वेंस रहता है जो मैंने इधर रख दिया। अब कितना स्लो कितना फास्ट, ठीक है ना, तो गेन और लॉस एंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, तो ये होता है डेल्टा टी बाई टी हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो अगर गेन या लॉस निकालना है तो फ्रैक्शनल निकाल दिया, यानी डेल्टा टी निकालना है तो ये हो गया हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। ये टी हम वो पुट करते हैं, टाइम पीरियड नहीं होता, ये टी वो समय होता है जितने समय में हमें गेन और लॉस निकालना होता है। मान लो 1 दिन में पता करना है तो हम टी की जगह 1 डे डाल देंगे, और अगर हमें 1 घंटे में पता करना है कितना स्लो या फास्ट हो गई तो हम इस टी की जगह 1 घंटा डाल देंगे। तो ये पॉइंट होता है। अच्छा, दूसरी बात, वो टेम्परेचर जिसपे क्लॉक करेक्ट टाइम शो करती है उसको बोलते हैं हम कैलिब्रेशन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, पेंडुलम का टाइम बढ़ा, क्लॉक स्लो हो गई, ठीक है ना। और टेम्परेचर कम करने से क्या हुआ, पेंडुलम का टाइम कम हुआ, क्लॉक फास्ट हो गई। ये सीक्वेंस दिमाग में रहना चाहिए जब पेंडुलम क्लॉक के सवाल करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल देखो, ये न्यूमेरिकल हमारा पेंडुलम क्लॉक के ऊपर बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, बेस्ट न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है पेंडुलम क्लॉक fitted with a small heavy bob that is connected with metal rod is 5 सेकंड फास्ट। तो क्लॉक फास्ट हो रही है, कब फास्ट होगी, सीक्वेंस बनाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पेंडुलम का टाइम बढ़ेगा, क्लॉक स्लो हो जाएगी, यानी ये टेम्परेचर कम करने पर हुआ होगा। तो हम 3 टेम्परेचर लेते हैं, थीटा 1, थीटा नॉट, थीटा 3, थीटा 2। थीटा नॉट हो गया कैलिब्रेशन टेम्परेचर, यानी इस पे क्लॉक करेक्ट टाइम शो करेगी। थीटा 1 हो गया कम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम करेंगे टाइम कम होगा, क्लॉक फास्ट हो जाएगी, यानी ये कम टेम्परेचर पर क्लॉक फास्ट हो जाएगी। ये है ज्यादा टेम्परेचर पर लेंथ बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना। पेंडुलम क्लॉक, वो जो क्लॉक है वो स्लो हो जाएगी, यानी यहां पर क्लॉक स्लो हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर स्लो, टेम्परेचर कम करने पर फास्ट, ये हो गया पूरा सीक्वेंस। अब इस पे हम सवाल कर सकते हैं।
तो ये कह रहा है ये जो क्लॉक हुई ये 5 सेकंड फास्ट हो गई। अब फास्ट कहां होगी? टेम्परेचर कम करने पर। और डेल्टा टी का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 सेकंड। आगे ईच डे यानी एक दिन में, यानी टी का वैल्यू दे रखा है 1 डे। ओके, कोई कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं, आराम से हो जाएगी। देखना एट टेम्परेचर ऑफ 15, तो थीटा 1 दे रखा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे एंड 10 सेकंड स्लो हो जाती है हाई टेम्परेचर पर। कितना स्लो? डेल्टा टी का वैल्यू 10 सेकंड है, ठीक है ना, पर डे, यानी टी हो गया 1 डे। जब टेम्परेचर हो जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर एट विच इट इज डिजाइन टू गिव करेक्ट टाइम, यानी हमें कैलिब्रेशन टेम्परेचर निकालना है, कम ज्यादा टेम्परेचर दे रखे हैं। अब अप्रोच कैसे होगी? तो हमें पता है डेल्टा टी बाई टी हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो डेल्टा टी हो गया 5 सेकंड, ये हो गया पर डे, हाफ अल्फा पड़ा रहने दो, डेल्टा थीटा संभाल के पुट करना है, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, कैलिब्रेशन माइनस ये, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो थीटा नॉट माइनस 15। सही है, ये इक्वेशन अगर आपको लिखनी आती है आप इसमें मास्टर हो। अब हम इस चीज पर आते हैं, तो कितना हुआ? 10 सेकंड पर डे, ठीक है, कितने के बराबर? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा हो जाएगा 30 माइनस थीटा नॉट। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम दोनों को कर देते हैं डिवाइड, गेम ही पूरा खत्म, कोई वैल्यू नहीं डालनी, कोई झमेला नहीं करना। डिवाइड करते ही 5/10 हमारा हाफ हो गया, इक्वल्स टू थीटा नॉट माइनस 15 बाय 30 माइनस थीटा नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 30 माइनस थीटा नॉट की वैल्यू हो गई 2 थीटा नॉट माइनस 30, और यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया थीटा नॉट की वैल्यू जो आ रही है, ठीक है ना, ये 3 थीटा नॉट की वैल्यू हमारी आ रही है 60, तो थीटा नॉट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कैलिब्रेशन टेम्परेचर जो है वो हमें मिल गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो राइट आंसर हमारा हो गया बी वाला। तो ये एक अच्छा सवाल माना जाता है, इसलिए मैंने इसको कराया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, आगे हम थर्मल स्ट्रेस पर। अब ये फिर से वही इलास्टिसिटी वाला जो इतनी देर वेट कर रहे थे वही कंसेप्ट है। अब देखो है क्या, हमारे पास एक रॉड दे रखी है, रॉड हमें पता है इसका यंग मॉडुलस होता है, यानी इलास्टिक रॉड होती है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड के दोनों एंड फिक्स कर रहे हैं, फिक्स कर दिए, ठीक कर क्या रहे हैं, कर दिए, और इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने से ये रॉड एक्सपैंड होगी, ठीक है ना, बट क्योंकि इलास्टिसिटी है, हमें मान के चल रहे हैं रॉड बैंड नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है, जो ये एक्सपैंड करनी चाहिए थी इलास्टिसिटी की वजह से ये उतनी कंप्रेस हो गई। तो कहानी है, अगर रॉड की लेंथ कांस्टेंट है और आप हीट कर रहे हो, रॉड की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो जो हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होना चाहिए था वही इलास्टिसिटी की वजह से रिलैक्सेशन हो गया। दोनों को बराबर लपेटो, गेम ओवर, ठीक है ना। तो हीटिंग की वजह से जो एक्सपेंशन आना चाहिए था, दैट एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा थीटा। सही है। अब इलास्टिसिटी की वजह से ये रिलैक्सेशन हो जाएगा, यानी एफ की जो वैल्यू इलास्टिसिटी में क्या सिखाया, बराबर के एक्स ही तो लगाना है, तो एफ बराबर के एक्स, एक्स की जगह हमने डेल्टा एल डाल दिया, तो जो फोर्स आ रही है फोर्स को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन की फोर्स, क्योंकि रिलैक्सेशन करा रही है। के की जगह हमारे पास आ गया वाई ए बाय एल, डेल्टा एल की जगह डाल दिया एल अल्फा डेल्टा थीटा, यहां से ये कटा और यहां से मेरे पास कंप्रेशन की फोर्स आई वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। कंप्रेशन शब्द तब बोला जाएगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और इलास्टिसिटी की वजह से ये कंप्रेशन होगा। अगर हम टेम्परेचर कम करें और लेंथ चेंज नहीं हो रही, यानी इलास्टिसिटी की वजह से इसमें क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है ना, उस सिचुएशन में हम बोलेंगे ये इलोंगेशन वाली फोर्स है। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर कम करने पर इसको इलोंगेशन वाली फोर्स और टेम्परेचर बढ़ाने पर इसको कंप्रेशन वाली फोर्स बोलेंगे। अब फोर्स पर यूनिट एरिया कर लें तो फोर्स पर यूनिट एरिया की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम स्ट्रेस, और पूरा परफेक्टली बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से जो इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स आई पर यूनिट एरिया या इलास्टिक फोर्स पर यूनिट एरिया टेम्परेचर चेंज करने की वजह से, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस हो गया वाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट होता है। तो मेरे ख्याल से समझ गए, बस एक शब्द सुनना है, टेम्परेचर चेंज करा, लेंथ चेंज नहीं हो रही तो गई जेब में थोड़ा ना डाल के ले आए। तो जो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से लॉन्गेशन होना है वही इलास्टिसिटी की वजह से रिलैक्सेशन, बराबर लपेटो, गेम ओवर, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और, अगर हम इस एंड को फ्री कर दें तो क्या होगा, अब फ्री कर देंगे तो थोड़ा ना इलास्टिसिटी वाली फोर्स आएगी, तो सिर्फ एक्सपेंशन होगा, तो कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं डेवलप होगी क्योंकि कोई इलास्टिक फोर्स नहीं आ रही, सिंपल। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाएगी जब फ्री एक्सपेंशन होता है, ये कंसेप्चुअल में पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है, लोग देख के डायग्राम इसका डर जाते हैं, एक बार आईआईटी में आया हुआ था, ठीक है ना। अब ये पढ़ो, ये कह रहा है 2 रॉड्स आर ज्वाइंट बिटवीन द फिक्स सपोर्ट एज शोन इन द फिगर, कंडीशन फॉर नो चेंज इन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल रॉड। ये कह रहा पूरे की नहीं, इंडिविजुअल यानी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला का लेंथ ही नहीं चेंज हो रहा, गया कहां, ये लेंथ जितना है उतना ही बना है और ये लेंथ जितना है उतना ही बना हुआ है, तो गया कहां भाई, ठीक है ना। आप तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो फिर ये लेंथ गया कहां, तो जो एक्सपेंशन हुआ वही रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो गया।
तो हम क्या करते हैं, फट से इसके लिए लगा लेते हैं फोर्स का फॉर्मूला। तो इसके अंदर आने वाली कंप्रेसिव फोर्स डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कंसेप्ट वाइज भी लिख सकते हो, जैसे चाहिए वैसे चल लो। तो चलो एक बार कंसेप्ट वाइज चलते हैं। तो ये हो गई के डेल्टा एल, के की वैल्यू हो गई वाई ए बाय एल, आना वही है, डेल्टा एल की जगह आ गया एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो फर्स्ट रॉड के अंदर जो कंप्रेशन की फोर्स हमारे पास आ गई, ये आ गई वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है ना। अब क्योंकि दोनों रॉड सीरीज में लगी हुई हैं, तो सीरीज के अंदर हम अच्छी तरह, रॉड है स्प्रिंग का काम करेगी ना, तो सीरीज के अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं स्प्रिंग में फोर्स सेम रहती है। तो जितनी इसमें कंप्रेशन की फोर्स होगी उतनी इसमें कंप्रेशन की फोर्स होगी, बराबर लपेट दो, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर देते हैं, F1 बराबर F2, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा Y1 A1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, Y2 A2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। उड़ा दो। अब किसका रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है A1 बाई A2 का, देखते हैं क्या आता है। तो A1 बाई A2 का रेशियो मेरे पास आ गया Y2 अल्फा 2 बाय Y1 अल्फा 1। ये था इसका सबसे बेस्ट प्रॉब्लम, जिसमें इलास्टिसिटी और चेंज इन टेम्परेचर के कंसेप्ट को एक साथ मिक्स किया जाता है। यहां स्टूडेंट की धज्जियां उड़ जाती हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता, ठीक है ना। बट मेरे ख्याल से अब आप इस प्रॉब्लम से डरोगे नहीं, वैसे भी एक दो लाइन का और पिछले वाले से तो जल्दी आया है, ठीक है ना। तो इस तरीके के रिजल्ट अब आप हैंडल कर सकते हो, समझ आ गया। एक वो बल्क मॉडल्स वाला सिखाया और एक ये दो रॉड एक साथ लगा करके थर्मल स्ट्रेस में निपटाया। तो अब जो भी इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन का सवाल मिक्स करेगा वो इसी कंसेप्ट से होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो रियल एंड अपरेंट, ये पहले भी बताया हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है, होता ही है। रियल एक्सपेंशन कब लेते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड एक्सपैंड करता है। लिक्विड के साथ अगर सॉलिड भी एक्सपैंड करे तो हम बोलते हैं अपरेंट एक्सपेंशन है ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, हमारे पास लिक्विड था, कंटेनर में पड़ा हुआ था, हमने हीट कर दिया, दोनों ही फैल गए, और ये जो चीज देख रहे हो येलो शेडेड, दिस इज कॉल्ड अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो चेंज इन अपरेंट वॉल्यूम मतलब कितना लिक्विड एक्सपेल आउट हुआ या कितना लिक्विड का लेवल फॉल हुआ। एक्सपेल कब होगा, जब लिक्विड ज्यादा फैले सॉलिड कम फैले, और फॉल कब करेगा, जब सॉलिड ज्यादा हो और लिक्विड कम फैले। सिंपल कंसेप्ट है। तो डेल्टा वी अपरेंट बराबर वी नॉट गामा एल माइनस 3 अल्फा एस, या गामा एल माइनस गामा एस को आप 3 अल्फा एस डालते हो, और डेल्टा थीटा। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं गामा अपरेंट। अब तीन कंसेप्चुअल, अगर गामा अपरेंट का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा है, सॉलिड का कम है, लिक्विड एक्सपेल होगा कितना, डेल्टा वी के बराबर। अगर गामा अपरेंट लेस देन जीरो है, इसका मतलब लिक्विड कम एक्सपैंड कर रहा है, सॉलिड ज्यादा, लेवल फॉल करेगा कितना, डेल्टा वी के बराबर। आप इससे सब कुछ कर सकते हो। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है यानी गामा अपरेंट जीरो है, इसका मतलब दोनों की जो हाइट रहेगी हर वक्त हमें सेम देखने को मिलेगी, डेल्टा वी अपरेंट जीरो हो जाएगा। तो ये तीन बेसिक कंसेप्चुअल है। अब न्यूमेरिकल देखो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ लिक्विड इन अ ग्लास वेसल इज हीटेड इट्स अपरेंट एक्सपेंशन इज इतना। तो ग्लास वेसल के अंदर लिक्विड का अपरेंट एक्सपेंशन, तो गामा अपरेंट हो गया गामा एल माइनस 3 अल्फा ग्लास, इसका वैल्यू हमें दे रखा है 10.3 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट इक्वेशन। आगे कह रहे सेम लिक्विड व्हेन हीटेड इन अ मेटेलिक वेसल, यानी अब लिक्विड तो वही है बट वेसल बदल दी तो अल्फा बदल जाएगा। तो मेटेलिक वेसल इज अपरेंट एक्सपेंशन इज ना, तो गामा एल माइनस 3 अल्फा मेटल इक्वल्स टू 10.06 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी इक्वेशन। अब इसमें हमें अल्फा ग्लास दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल पूछा, अल्फा एम पूछा, सिंपल है। तो अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट मार दो, सबसे सिंपल तो यही है। गामा एल कट जाएगा, थ्राइस ऑफ अल्फा एम माइनस अल्फा जी, और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो मैं इसको तो लिख लेता हूं 24 और 3 8 इंटू 10 की पावर -6। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एम माइनस अल्फा जी, ठीक है ना। इसको मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया, और अब अल्फा जी का वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज 9 इंटू 10 की पावर -6, तो ये भी पावर भी देखो सेम हो गई। तो अल्फा एम का वैल्यू आ जाएगा 8 9 17 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल। ये प्रॉब्लम आपका बेस था अपरेंट एक्सपेंशन के ऊपर। तो राइट आंसर इस प्रॉब्लम का आप देखोगे तो राइट आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो है हीट ट्रांसफर का। देखो बेहद आसान है। हीट ट्रांसफर के अंदर सिलेक्टिव चीजें, एक तो सबसे पहले हमें कंडक्शन स्टडी करना है, कंडक्शन के बाद हमें रेडिएशन में घुस जाना है। कंडक्शन के और फिर उसमें स्टीफेंस लॉ, वीन्स लॉ के सवाल एक साथ आते हैं, न्यूटन्स लॉ के सवाल एक साथ आते हैं, और इधर कंडक्शन। तो तीन चीजें, इन तीन में से कोई एक चीज मिल जाती है। तो कंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एक सवाल जरूर रहता है इस सेक्शन से। तो देखो, तो हमारे पास एक मेटलिक रॉड है, हमने क्या किया, एक एंड को हाई टेम्परेचर पर एक एंड को लो टेम्परेचर पर किया,
स्टेडी स्टेट पहुंची। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी कांस्टेंट होता है, इस चीज को हम हीट करंट बोलते हैं, कई बार पहले बताया हुआ है। ये हीट करंट हमारा हो जाता है डेल्टा थीटा बाय आर। डेल्टा थीटा को हम बोलते हैं थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हम इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहे हैं। तो डेल्टा थीटा होता है थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, आर हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। दोनों के वैल्यू बड़े आसान है, डेल्टा थीटा तो आप देख करके पुट कर सकते हो। आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल बाई के। तो सिंपल सा मतलब ये है, जब भी कंडक्शन करना हो रॉड को पकड़ो और रेजिस्टेंस बना दो, इस पे बेस सवाल होता है। तो रॉड को जब आप रेजिस्टेंस बनाओगे तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ रास्ता निकल जाता है, सीरीज भी आ जाता है, पैरेलल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अच्छा, यहां पर आप देखो आर की वैल्यू अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला स्टेडी स्टेट का है, क्यू बाई टी, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, के डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय एल। और ये चीज फर्दर हो जाती है हीट करंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाय आर, आर मैंने आपको बता दिया एल बाय के। तो जब भी रॉड दिखेगी, रॉड को पकड़ो, रेजिस्टेंस बनाओ और सवाल उड़ाओ। तो अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉब्लम के सेक्शन पर। अब यहां पर हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले आते हैं। देखो, लोग इसको याद करते घूमते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। दो रॉड दे रखी है, सीरीज में लगा रखी है, छोड़ दो, दो रेजिस्टेंस है सीरीज में लगा रखे हैं। हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, R1 प्लस R2। आर की वैल्यू L बाई के, R1 की वैल्यू L जो भी इसकी लेंथ है L1 बाई K1 है, R2 की वैल्यू L2 बाई K2 है, उठा के सॉल्व कर लो। तो ये सिंपल सा टेक्निक होता है, इंस्टेड कि आप ये फॉर्मूला रटो, बेहतर है आप इसे रेजिस्टेंस मेथड से सॉल्व कर लो। तो रेजिस्टेंस मेथड से अगर मैं इसका वैल्यू लिखूं तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया मेरे पास R1 प्लस R2, और R1 और R2 के वैल्यू हम सिचुएशन के हिसाब से देख करके पुट कर देंगे, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमें रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखे हैं, रॉड पैरेलल, देखो निकल भी वही रहा रेजिस्टेंस पैरेलल में, रॉड पैरेलल में देखें, फट से हम इसे रेजिस्टेंस बनाएंगे, रेजिस्टेंस बना करके हम इसको सिंप्लीफाई कर। अब पूछता क्या है, पूछता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बता दो। तो क्या ये दिक्कत है, आर इक्विवेलेंट की जगह आ गया L1 प्लस L2 बाई के इक्विवेलेंट है, ए तो कट जाना है, सबके बराबर है, L1 बाई K1 और इधर आ जाएगा L2 बाई K2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। हाँ, अगर आपको रटा हुआ है, आप शुरू से कंफर्टेबल हो रटने में, तो याद करके रख लो, ठीक है ना। बट मैं ये बोलूंगा कि सिचुएशन देख करके लगाओ। सिमिलरली आप यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो। अब प्रॉब्लम देखो, ये कह रहा है टू कंटेनर्स, ठीक है ना, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट एंड आइस आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग मेटल रॉड। तो हमने क्या किया, एक मेटल रॉड को इधर साइड 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और इधर साइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, ठीक है ना, इस पर कनेक्ट कर दिया। तो इससे हमें टेम्परेचर डिफरेंस पता चल गया। आगे बोल रहा है द होल आइस मेल्ट इन टाइम टी। तो यहां से हीट इधर की तरफ फ्लो हो रही है, हीट करंट जा रहा है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जा रहा है, और इसके जाने से ये आइस धीरे धीरे पिघलती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कह रहा है ये जो आइस मेल्ट होती है टी टाइम में मेल्ट होती है। हम एक काम करते हैं, पहले इतनी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इस रॉड का रेजिस्टेंस हम आर ले लेते हैं, आर की वैल्यू हो जाएगी L बाई के ए। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जिसको हम बोलते हैं हीट करंट, इक्वल्स टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय आर। डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई ml, ml क्यों लिखी, क्योंकि इससे हम आइस मेल्ट करा रहे हैं। डेल्टा टी हो गया कैपिटल टी के बराबर, डेल्टा थीटा की वैल्यू हो गई 100 और आर को आर पड़ा रहने दिया। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। बस इसमें आप बहुत ज्यादा नहीं है, इसको उधर ले जा रहे हो उसको उधर, पहले एक बार सवाल समझते हैं। कहता है नाउ द रॉड इज कट इन टू इक्वल पार्ट। अब आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस को दो पार्ट में काट रहे हो। जब रेजिस्टेंस काटोगे तो आधा आधा हो जाएगा, यानी R/2 हो जाएगा। तो फर्दर अगली सिचुएशन आती है, टू इक्वल पार्ट, बोथ पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी बेसिकली अब आप दो रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल लगा रहे हो, और सेम इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है R/2, ये भी हो चुका है R/2, फट से इक्विवेलेंट निकाला, कितना हो गया R/4। ज्यादा आसान है ना रेजिस्टेंस से करना। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू अब हो गया R/4। अब करना क्या है, आगे कह रहा है बोथ पार्ट्स आर कनेक्टेड बिटवीन द कंटेनर, टाइम रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सेम अमाउंट ऑफ आइस। वही बर्फ पिघलानी है, उतनी ही बर्फ पिघलानी है, टाइम बता दो। तो इक्वेशन बनाई कि अब जो नया हीट करंट हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा थीटा बाय आर इक्विवेलेंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सेम आइस पिघलानी है तो ml सेम रखा, टाइम पता नहीं t डैश डाल दिया, डेल्टा थीटा वही है अभी भी हमारा 100, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई R/4। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना चाहिए, डिवाइड मार लो, गेम खत्म हो गया इसका। तो डिवाइड करते ही अपॉन ये करते ही हमारे पास आ जाएगा t डैश डिवाइडेड बाय t इक्वल्स टू 1/4। यहां से t डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t/4, यानी अब जो टाइम लगेगा 1/4 टाइम लगेगा। प्रॉब्लम सिंपल। अब लोग यहाँ लगे पड़े अपना वही के डेल्टा थीटा बाय एल लगाने में, फिर हम आधा करेंगे, अब हम उसका के इक्विवेलेंट निकालेंगे। इतना लंबा करना क्यों है, इसलिए बोला रेजिस्टेंस टेक्निक से चलो, हमेशा फायदे में रहोगे। तो राइट आंसर इस प्रॉब्लम का हमारा हो गया सी वाला। बाकी आप लेक्चर नोट से जरूर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना, उधर मैंने और भी बहुत सारे कराए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी उसके अंदर। मेरे ख्याल से कंसेप्ट आ गया होगा, और ये कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम था। नेक्स्ट
ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड, इसमें जनरली कंसेप्चुअल पूछा जाता है, आपके लेवल में कोई न्यूमेरिकल बहुत लंबा नहीं आता, क्योंकि जो टाइम इसके अंदर होता है वो इंटीग्रेशन से निकलता है। तो यहां मैं ये बोलता हूं ये टाइम का फॉर्मूला याद कर लो। तो इस टाइम का फॉर्मूला है, अगर हम पानी x1 से x2, ठीक है ना, जमाना चाहते हैं, तो वो क्या रहा है, कहानी ऐसी है, बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव हो चुका है, ठीक है ना। अब धीरे 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 क्या होगा, पॉन्ड के अंदर पानी जमना शुरू होगा। ये तो है नहीं एक साथ जम जाएगा ना, मछलियां बेचारी मर जाए। तो ये जो पानी है x1 से लेकर के x2 तक, ठीक है ना, पानी की लेयर x1 से लेकर के x2 तक कितने टाइम में जमी है, अगर हमें ये पता करना है तो इसे निकालने का टाइम का फॉर्मूला है रो एल। रो हो गई पानी की डेंसिटी, एल हो गई लेटेंट हीट, 2k थीटा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फॉर्मूला मुश्किल है, ठीक है, बट इसे आसान बनाना मेरा काम है। अब मान लो हम शुरू से लेकर के, ठीक है ना, यहां एक स्पेशल केस बना रहा हूं, शुरू से लेकर के h हाइट तक जमाना चाहते हैं, तो x1 की जगह 0 डाला, x2 की जगह h डाला, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास h हाइट तक जमाने का रो एल 2k थीटा h स्क्वायर। अब h से 2h ले जाना चाहते हैं, तो h से 2h ले जाना चाहते हैं, आंसर आ गया 3h स्क्वायर डिफरेंस मार के। फिर हम 2h से 3h ले जाना चाहते हैं, आंसर आ गया 5h स्क्वायर। खेल ये है कि ये जो टाइम है, ठीक है ना, तो इक्वल थिकनेस जमाने का जो टाइम है T1 is to T2 is to T3 एंड अप टू सो ऑन, ये टाइम 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9, अब बहुत हो गया इस रेशियो में, यानी ऑड नंबर के रेशियो में। तो इक्वल थिकनेस फ्रीज करने का टाइम 13759, यानी ऑड नंबर के रेशियो में। इस बेसिस पर आप इसका कंसेप्चुअल उड़ा सकते हो। अब जैसे बोले कि 20 सेंटीमीटर तक जमाने का टाइम समथिंग 10 मिनट है, रैंडम कुछ भी बोल दिया, कहता ऑल 20 सेंटीमीटर जमाने का टाइम कितना होगा, तो ये रेशियो किस दिन काम आएगा। तो इक्वल थिकनेस वाला यही पूछा जाता और कुछ नहीं पूछा जाता। तो अब अगली थिकनेस जमाने के लिए 3 टाइम्स प्रीवियस टाइम लगेगा, तो पहला अगर 10 मिनट लग रहा है तो अगला 30 मिनट लगेगा। ऐसे करके आप खत्म कर सकते हो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। बस उसके लिए ये टेक्निक ध्यान रखनी है, और इन जनरल अगर फॉर्मूला पूछ ले तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉन्ड के अंदर आइस जमाने का कितना टाइम लगेगा उसका बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट आप देख रहे हो, अब हम आ जाते हैं रेडिएशन के कंसेप्ट पर। इसमें शुरू में हमारे पास थ्योरी आती है, 2-3 तरीके की पावर आती है, किरचॉफ लॉ आता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसमें कंसेप्चुअल बन जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर, ठीक है ना, इनको समझते हैं, फिर एमिसिविटी बताता हूं, उसके बाद हम किरचॉफ लॉ को देखेंगे। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या चीज होती है, तो जैसे मान लो, इसको मैं पहले छोटा कर दूं, तो जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रेडिएशन की प्रेजेंस में रख दिया। अब क्या हो रहा है, चारों तरफ से इस पे रेडिएशन फॉल कर रहे हैं। मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके ऊपर रेडिएशन के फॉर्म में इंसिडेंट हो रही है। ये एनर्जी 3 पार्ट में जाती है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ ना एब्जॉर्ब होती है ना रिफ्लेक्ट होती है, इसमें से ट्रांसमिट हो जाती है। तो यहां आती है 3 तरीके की पावर। पहली पावर होती है एब्जॉर्प्टिव पावर, देखो नाम की पावर है, यूनिट एंड डायमेंशन में पावर नहीं है। एब्जॉर्प्टिव पावर होती है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई डिवाइडेड बाय कितनी इंसिडेंट थी, तो क्यू ए बाय क्यू के रेशियो को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। देख लो, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। ये पावर होती है रिफ्लेक्टिव पावर, कितनी रिफ्लेक्ट हुई बाय कितनी इंसिडेंट हुई। तो बेसिकली ये जो फ्रैक्शन है, इनके नाम ही इन्होंने पावर रख दी है, ठीक है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और स्टूडेंट सोचता है यार इसका यूनिट तो वॉट के अंदर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरी आती है ट्रांसमिटेड पावर, वो होती है क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू। अब क्योंकि Q की वैल्यू 3 ही पार्ट में जा रही है, सम मारोगे तो Q का वैल्यू इनके बराबर होना चाहिए, और यहां से हमारे पास एक रिजल्ट जनरेट होता है कि तीनों पावर का सम A प्लस आर प्लस टी इक्वल्स टू 1। अब बहुत हद हो गई, किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, एग्जामिनर सवाल दे देता है, कहता है रिफ्लेक्टिव पावर 0.5 है, ट्रांसमिटेड पावर हमें 0.3 दे रखी है, ठीक है ना। अब ये बता दो एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी, जोड़ जाड़ के 1 से माइनस कर दो, गेम खत्म। तो एक ये सवाल, ये सड़ू टाइप का सवाल होता है, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से एब्जॉर्प्टिव पावर समझ आ गई, ये पावर नहीं है, ये कितनी, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि टोटल में से कितना एब्जॉर्ब हुआ। आगे तो ये कोई पावर नहीं है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब हम आते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होती है कि जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करने के बाद आप जानते हो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, लौट करके ग्राउंड में आएगा, तो ये रेडिएट करेगा। तो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं एमिसिव पावर, ठीक है ना। तो एमिसिव पावर भी पावर नहीं है ये मजे की बात है। तो एमिसिव पावर कैपिटल ई से हम इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से नहीं। तो मैं सिंबल थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये कैपिटल ई से डिनोट होता है स्मॉल ई से एमिसिविटी को डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ई होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब जरा आप इसको चेक करो, ये हो गया इंटेंसिटी, ठीक है ना भाई, पावर पर यूनिट एरिया। तो ये बेसिकली हो गया इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन।
तो एमएसए पावर नहीं है, वो इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन है, किस इंटेंसिटी से रेडिएशंस निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो चीज देख रहे हो एनर्जी पर यूनिट टाइम, हाँ इसको हम पावर बोल सकते हैं, पर बोले क्या, अब इसको हम सिंपली रेडिएटेड पावर बोल सकते हैं, बट हम बोलते नहीं, हम एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल के ही काम चलाते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ के कुछ मीनिंग हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, एमएसए पावर भी यार पावर नहीं निकली, ये भी इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन निकली। अब किरचॉफ लॉ आता है। इसे बताने से पहले ब्लैक बॉडी कौन होती है, नहीं जो भयानक भरपूर काला हो वो ब्लैक बॉडी नहीं, ब्लैक बॉडी वो जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, ना रिफ्लेक्ट करे ना ट्रांसमिट करे, ठीक है ना, तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है। अब किरचॉफ ने क्या लॉ बना दिया कि कोई भी बॉडी जनरल बॉडी ले लो, अगर ब्लैक बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इनके एब्जॉर्प्टिव बाय एमिसिव पावर के जो रेशियो होंगे या एमिसिव बाय एब्जॉर्प्टिव पावर के जो रेशियो होंगे, अगर बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये सारी चीजें आपस में बराबर होंगी। तो इस लॉ को मैं इधर मॉडिफाई कर देता हूं, तो एमिसिव बाय एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है ना, फॉर एनी जनरल बॉडी इज इक्वल्स टू एमिसिव बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इफ दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दोनों के टेंपरेचर अगर सेम है। अब आइडियल ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि किसी भी बॉडी, कोई भी जनरल बॉडी अगर ब्लैक बॉडी, लैंग्वेज सुनना, कोई भी जनरल बॉडी अगर ब्लैक बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जनरल बॉडी की एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो अकेले ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर 1 हो गई। ये होता है किरचॉफ लॉ, ठीक है ना, जो कि यहां पर मैंने इंडिकेट करा हुआ है। इससे हमें एक और चीज पता चल रही है कि ई जो होता है, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही बढ़िया वो रेडिएट भी करेगा। तो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर्स, ये भी यहां से थ्योरी से पता चलता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखो यहां थ्योरी तो है ही है, बट साथ साथ में यहां बनता है हमेशा न्यूमेरिकल मैंने रखा, भी सिखा दूंगा, पहले ग्राफिकल अप्रोच सिखाऊं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, ये कहता है जब बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम है, ये ध्यान रखना, ये कम के लिए लगता है। तो जब बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम है, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सराउंडिंग है थीटा नॉट डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी को रेडिएट करेगी, धीरे धीरे ठंडी होगी। तो ये कहता है ये जो रेट ऑफ कूलिंग होता है जब ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, तो रेट ऑफ कूलिंग हम कैसे लिखते हैं, तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहां टेम्परेचर टाइम के साथ साथ फॉल कर रहा है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। जितना ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा होगा, यानी बॉडी उतनी जल्दी ठंडी होगी। तो इनिशियली बॉडी ज्यादा तेजी से ठंडी होती है एज कंपेरिजन टू बाद में। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो चाय है अभी अभी आई है, ठीक है ना, तो शुरू में जैसे ही चाय बन करके आई होगी गर्मा गर्म, उस वक्त वो ज्यादा तेजी से ठंडी हो रही होगी एज कंपैरिजन टू बाद में, ठीक है ना। तो बाद में वो धीरे धीरे ठंडी होती है, शुरू में उसका ठंडा होना ज्यादा जल्दी होता है। तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर बेस्ड उसका स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें, ठीक है ना, तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए ये तब लगता है जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इसको बोलते हैं एवरेज टेक्निक। अगर इसको एग्जैक्ट टेक्निक से लिखूं तो इक्वेशन बनती है डी थीटा बाय डी टी बराबर माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। सही है। अब इसको दाएं बाएं लाके हम इंटीग्रेट करते हैं, यहां से आता है फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग बराबर इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग ई की पावर माइनस के टी। तो आप देख सकते हो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, टेम्परेचर का टाइम के साथ कम होना और डेल्टा थीटा का टाइम के साथ कम होने का ग्राफ भी इसी तरीके का रहेगा। तो दो ग्राफ यहां पर बनते हैं, दोनों बताता हूं। तो पहला ग्राफ है डेल्टा थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग कैसे कम हो रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियली फॉल कर रहा है। इनिशियली ये टेम्परेचर डिफरेंस था थीटा वन माइनस थीटा नॉट। इनफाइनाइट टाइम पर देखोगे, यानी काफी लंबे समय बाद देखोगे, तो बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी। तो ये ग्राफ डिक्रीज करके जीरो में मिलता है। वहीं अगर मेरे को थीटा वर्सेस टी ग्राफ बनाना है, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। तो इनिशियली जो टेम्परेचर था बॉडी उससे ठंडा होकर के जीरो पर नहीं आएगी, सराउंडिंग के बराबर आएगी। तो इनिशियल टेम्परेचर से बॉडी डिक्रीज करेगी और फाइनली इनफाइनाइट टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर होगा। तो दोनों में बेसिक अंतर समझ आ गया, यहां ये जीरो में मिलेगा, यहां ये सराउंडिंग के बराबर होगा। तो ये हो गया थीटा वर्सेस टी और ये हो गया डेल्टा थीटा वर्सेस टी। अब
इसी में अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें, आपको लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी कैपेसिटर में जो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग रहता है उसका लॉग ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो लीनियरली डिक्रीजिंग आ जाता है। वही चीज हमें यहाँ फायदा दे जाती है। तो चाहे आप n बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी का लॉग ग्राफ बनाओ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, चाहे कैपेसिटर के चार्ज के डिके करने का ग्राफ बनाओ लॉग वाला एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, जहां मर्जी बनाओ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और ये ग्राफ लॉग वाला आ जाएगा लीनियरली डिक्रीजिंग। दैट्स इट, गेम खत्म। अब हम आ जाते हैं, ये देखो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमेशा इस प्रॉब्लम कंसेप्चुअल को पूछ लिया जाता है, स्टूडेंट फिर फंस जाता है। पहले ग्राफ पे नजर डाला, थीटा वर्सेस टी है, तो ये जीरो पर नहीं आएगा, थीटा नॉट तक आएगा, तो ग्राफ थीटा नॉट तक आएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये कह रहा है ये जो हमने दो टेंजेंट्स बनाई है इनके स्लोप φ2 और φ1 है, इनके रेशियो बता दो। पहले स्लोप क्या होता है, तो इसमें अगर हम स्लोप देखें तो ये स्लोप नेगेटिव है और ये स्लोप हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, या फिर ऐसे बोलूं माइनस डी थीटा बाई डी टी। और ये डी थीटा बाई डी टी और थोड़ा है, ये तो रेट ऑफ कूलिंग है। और न्यूटन लॉ से हम जानते हैं ये रेट ऑफ, माइनस मैंने इधर लगा दिया, ये रेट ऑफ कूलिंग के टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग के बराबर होता है। यानी थीटा वर्सेस टी ग्राफ में अगर हम टेंजेंट बनाए और उसका स्लोप लिखें तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग के प्रोपोर्शनल आएगा। ये जानना चाह रहा है tan φ2 बाई tan φ1, तो tan φ2 का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और tan φ1 का जो वैल्यू हो जाएगा और φ2, तो जिस वक्त ये स्लोप φ2 है बॉडी का टेम्परेचर θ2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया k टाइम्स θ2 माइनस θ0। और जब ये स्लोप φ1 है बॉडी का टेम्परेचर θ1 है, तो ये आ गया k टाइम्स θ1 माइनस θ0। k कट गया, आंसर में बचा θ2 माइनस θ0 बाय में θ1 माइनस θ0। अब आप चेक कर लो, इसका आंसर हमारा हो गया बी वाला करेक्ट। तो आई थिंक अब आप ये गलत नहीं करोगे, ये आपका स्लोप वाला सवाल सही हो जाएगा। ये हो गया कंसेप्चुअल वर्जन। अब न्यूमेरिकल पर आते हैं। अगर हम इसका न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो हमें एवरेज टेम्परेचर टेक्निक आनी चाहिए, वो एक्सपोनेंशियल वाले से नहीं चलते, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है एवरेज टेम्परेचर टेक्निक। तो देखो बॉडी इनिशियली θ2 पर थी, ठंडी होकर के θ1 पर आ गई, सराउंडिंग का टेम्परेचर θ0 है, तो ये जो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट है, इसे एवरेज टेम्परेचर टेक्निक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो थीटा है ये बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है। तो बॉडी यहां से यहां पर आई है तो एवरेज हो जाएगा इन दोनों का सम बाय 2, तो ये तो हो गया थीटा। डेल्टा थीटा हो जाएगा θ1 माइनस थीटा नॉट। अब θ1 माइनस थीटा नॉट करेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। अब देखो मैंने दोनों तरफ से नेगेटिव उड़ा दिया, तो आप इधर नेगेटिव अगर हटा देते हो तो आप डेल्टा थीटा को सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस लिख लो ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे बॉडी मान लो 70 से 60 पर आई है, आप डेल्टा थीटा को लिख लो 10, माइनस को उधर से उड़ा दो, ठीक है ना। और अगर नहीं उड़ाने का मूड है तो लिखो यार 70 से 60 पर आई है, 60 माइनस 70 फिर माइनस 10, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल करो, बात एक ही सी है। तो डेल्टा थीटा हो गया बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस जो डेल्टा टी टाइम में पहुंच रहा है, ये थीटा हो गया एवरेज टेम्परेचर, थीटा नॉट हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर, के हो गया हमारा कांस्टेंट। तो इस टेक्निक को यूज करके हम न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे तो दिखाता हूं। अब आप ये प्रॉब्लम देखो, ये कह रहा है अ हॉट कॉफी मग कूल्स फ्रॉम 90 टू 70, तो θ2 की वैल्यू है 90, से बॉडी आई θ1 यानी 70, तो बॉडी ठंडी हो रही है और ऐसा होने में उसको जो टाइम लग रहा है वो है 4.8 मिनट, ठीक है। द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो थीटा नॉट की वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना बहुत है, इससे हम अपनी इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हम डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी बराबर के, आप देख रहे हो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं, तो इधर डेल्टा थीटा का सिर्फ मैग्नीट्यूड डालेंगे, के टाइम्स थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट, ये मैंने यूज किया। डेल्टा थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसका डिफरेंस। अच्छा एक और बात है, अब हमें चेक करना पड़ेगा लगेगा भी न्यूटन लॉ या नहीं लगेगा। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सीधे सीधे मेंशन्ड है। नहीं गिवन होता तो आइडिया ऐसे लगता है, जब बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, यानी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग 40 से कम हो, तो ये लगता है, ठीक है ना। ये उसका चेक करने का तरीका है। जबकि यहां चेक करोगे 90 और 20 का डिफरेंस किसी भी एंगल से 40 से तो कम नहीं है, बट वो बोल चुका है न्यूटन लगाओ, तो हमें मजबूरी में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 और 70 का डिफरेंस 20, डेल्टा टी की जगह आ गया 4.8 मिनट, कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं, सब ऐसे ही छोड़ दो। एवरेज टेम्परेचर हो गया इन दोनों का डिवाइडेड बाय 2, तो 90 70 हो गया ये हमारा 9 7 16, 160 डिवाइडेड बाय 2 80, माइनस सराउंडिंग हो गया 20। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 80 माइनस 20 60, यहां पर लगा दो तो 1/3, तो k का वैल्यू आ गया 1/3 इंटू 4.8 पर मिनट।
सही है, कुछ नहीं करना, बस इसको छोड़ दो। तो क्या हुआ, पहली इक्वेशन से हमने के निकाल लिया। अब आगे कंडीशन बढ़ाते हैं। कह रहे हैं अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द टाइम नीडेड टू कूल इट फर्दर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अब बॉडी का टेम्परेचर 70 से 60 जा रहा है, तभी तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 70 से 60 जा रहा है, ऐसा जाने में कितना टाइम लगेगा वो बता दो इन सेम सराउंडिंग। तो फिर से इक्वेशन बनाई, डेल्टा थीटा की जगह आ गया 10, नीचे डेल्टा टी हमें निकालना है, के की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/3 इंटू 4.8, ठीक है। थीटा एवरेज हो गया 7 और 6, 7 5 बार 130 डिवाइडेड बाय 2 65 माइनस 20, करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहां से डेल्टा टी का वैल्यू मेरे पास आ गया 10 इंटू 3 इंटू 4.8 और 65 माइनस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 45, ठीक है ना। और रिजल्ट को और सिंप्लीफाई करूं तो 3 इससे चला गया 15, 5 3 15, 5 2 10 और इधर 1.6, तो आंसर आ गया 3.2 मिनट। तो 3.2 मिनट का टाइम लगेगा और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने में। ये था सवाल आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड था। राइट आंसर आप इसका देख सकते हो, सी वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टीफेंस लॉ। मैंने बताया ना 2-3 जगह होती हैं जहां से प्रॉब्लम बनते हैं। अब स्टीफन का प्रॉब्लम जब हम वीन्स के साथ मिक्स करते हैं तो अच्छा प्रॉब्लम बनता है, जो मैंने यहां रखा हुआ, और एक अपना सोलर कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, ये कहता है बॉडी की जो एमिसिव पावर है मतलब इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन, यानी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये स्टीफेंस लॉ है कि ये एनर्जी नहीं है, ये पावर नहीं है, ये एमिसिव पावर है, जिसको बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो मैं यहां अलग से लिख रहा हूं, वैसे लिखा ही हुआ है। तो इसको हमने पुट किया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू ए इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। तो यहां से आया एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4, और आप देख रहे हो एक छोटे ई से मल्टीप्लाई किया। छोटा ई होता है एमिसिविटी। एमिसिविटी का मतलब होता है कितना फ्रैक्शन ब्लैक बॉडी का जनरल बॉडी रेडिएट कर रही है, ठीक है ना। अगर ये ब्लैक बॉडी होगी तो एमिसिविटी 1 हो जाएगी, और अगर ये जनरल बॉडी होगी तो 0 से 1 के बीच में होगी। तो इससे बेसिकली पता चलता है बॉडी कितना रेडिएट कर सकती है। 100% करेगी तो आइडियल ब्लैक बॉडी लेंगे, ई का वैल्यू 1 डाल देंगे। तो ये आ गया हमारे पास स्टीफेंस लॉ में एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला, जो कि हो गया ई सिग्मा ए टी की पावर 4। अब अगर सराउंडिंग भी हो तो नेट एनर्जी रेडिएटेड हो जाएगी ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। यहां ये ध्यान रखना, ये जो टेम्परेचर है मस्ट बी इन केल्विन। तो बोले कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर समथिंग अराउंड उसने रखा हुआ है, लेट्स से दैट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या मान लो उसका टेम्परेचर रखा हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने इसे रख दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड की सराउंडिंग में। ये कहता है बताओ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बॉडी का कितना होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना गलती से भी 27 और 127 मत डाल देना, केल्विन में कन्वर्ट करना तब पुट करना। न्यूटन्स लॉ में आप पुट कर सकते हो क्योंकि वहां पर पावर 1 चल रही है, तो इसलिए डिफरेंस मैटर नहीं करता सेंटीग्रेड में या केल्विन में, यहां मैटर करता है। अब आप देखो वीन्स लॉ। वीन्स लॉ ये कहता है अगर हम किसी बॉडी को हीट करके छोड़ दें, जैसे ब्लैक बॉडी को हीट करके छोड़ दें, तो वो अलग अलग तरीके के थर्मल रेडिएशन एमिट करेगी, ठीक है ना। और जब उन थर्मल रेडिएशन का हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये कैपिटल ई लैम्डा है, इसका मतलब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होती है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन या स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी भी इसको बोल सकते हो, वर्सेस वेवलेंथ का हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। अब वीन्स लॉ क्या कहता है, वीन्स लॉ ये कहता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये हो गई वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी आप देखो कम होती चली जा रही है। तो तो वीन्स लॉ ये कहता है कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। और यहां से हम ये कह सकते हैं लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है भाई, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर हम इस ग्राफ का एरिया देखें तो ये चीज क्या है, ई लैम्डा क्या चीज है, ई लैम्डा हो गया डी क्यू बाई डी टी इंटू ए इंटू डी लैम्डा। अब थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा, तो एरिया हो गया ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करें तो इस एरिया की जो वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ पुट करने कराने के बाद ये आ जाएगी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू ए, यानी ये चीज और कुछ नहीं
ई के बराबर होगी, यानी एमिसिव पावर के बराबर होगी। तो ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ का एरिया एमिसिव पावर के बराबर होता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन के बराबर होता है। तो कई बार बोलते हैं कि इस ग्राफ का एरिया और इस ग्राफ के एरिया का रेशियो बता दो, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो दोनों ग्राफ के एरिया का जो रेशियो होगा, तो पहले ये किसके बराबर होगा वो मैं यहां पर मेंशन करूं। तो हम अच्छी तरह जानते हैं ई का जो वैल्यू है सिग्मा टी की पावर 4 के बराबर है। तो जो एमिसिव पावर है या इस ग्राफ का एरिया है टी की पावर 4 के बराबर है। तो अगर मैं इन ग्राफ के एरियाज को इक्वेट करूं, ये मैं इधर कर दे रहा हूं, तो एरिया ऑफ फर्स्ट बाय एरिया ऑफ सेकंड ग्राफ, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू E1 by E2 एंड इट इज फर्दर इक्वल्स टू T1 by T2 की पावर 4। और हम अच्छी तरह जानते हैं ये जो टेम्परेचर है ये लैम्डा एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की पावर 4। तो ये हमारे पास पूरा मॉडिफाइड एरिया के ऊपर रिजल्ट आ गया, न्यूमेरिकल है इसलिए बताया है मैंने। अब एक बार थ्योरी देख लेते हैं। तो एरिया अंडर ये लैम्डा लैम्डा ग्राफ इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4 प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 है, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर दे रखे हैं और एरिया का रेशियो पूछा जाए तो मजे ही मजे हैं, सीधे पुट करो और भाग लो वहां से टिक करके। बट अगर लैम्डा दे रखा है तो आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हो इस एरिया का रेशियो निकालने में। अच्छा, दूसरी बात, लैम्डा एम वर्सेस टी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ रहेगा। दूसरा, क्योंकि लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो लॉग लॉग ग्राफ अगर हम बनाएं, मतलब दोनों तरफ लॉग लेकर के चलें, तो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है ना। तो लॉग लैम्डा एम वर्सेस लॉग टी का ग्राफ डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ये कंसेप्चुअल में पूछा जाता है। अब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊं, पढ़ो। अब ये जो प्रॉब्लम है अभी तक की सारी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, पढ़ दो। कह रहे टू बॉडीज ए एंड बी हैव एमिसिविटी 0.5 एंड 0.8। तो हमें दो बॉडीज की एमिसिविटी दे रखी है 0.5 और 0.8। आगे, एट सम टेम्परेचर द टू बॉडीज, ठीक है ना, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों बॉडी के हैव मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एट वेवलेंथ इतना और इतना। लैंग्वेज में नहीं कंफ्यूज होना, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम होते हैं वो दे रखे हैं ये। तो लैम्डा 1 दे रखा है 8000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 दे रखा है अपना 4000 एंगस्ट्रॉम। अब ये जानना क्या चाह रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एमिसिव पावर एट दिस टेम्परेचर। तो एमिसिव, अब जो जिसको पता है वो कर पाएगा, जिसको नहीं पता रो देगा। तो एमिसिव पावर का रेशियो कैसे निकलता है? एमिसिव पावर होता है एरिया ऑफ दिस ग्राफ, और एरिया ऑफ दिस ग्राफ होता है सिग्मा टी की पावर 4। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, इसलिए ये रेशियो जो निकला T1 by T2 की पावर 4 एंड फर्दर इक्वल्स टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1 की पावर 4। ऐसे करके इसको बनाया जाता है। अब इसको अगर मैं सिंपली, अच्छा एक चीज और, सिग्मा टी की पावर 4 तो हम ब्लैक बॉडी के लिए यूज करते हैं, एक छोटी सी गलती अभी भी है ब्लैक बॉडी के लिए। अगर जनरल बॉडी है तो ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ब्लैक बॉडी, सही है। फॉर जनरल बॉडी ये रिजल्ट अब मॉडिफाई होगा, तो ये जो रेशियो आएगा E1 by E2 का, अब ये आ जाएगा E1 by E2, सही है। T1 by T2 की पावर 4 फर्दर इक्वल्स टू E1 by E2 लैम्डा 2 by लैम्डा 1 की पावर 4। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही केयरफुली इसको लगाना, छोटी सी सिली मिस्टेक भी भारी पड़ जाती है। तो अब तो कुछ नहीं करना। अब E1 by E2 हमने देख लिया, जनरल बॉडी की बात चल रही है क्योंकि दोनों की एमिसिविटी अलग अलग दे रखी है, तो हमने सीधे सीधे पुट करा E1 by E2। और टेम्परेचर तो दे रखे, वेवलेंथ दे रखी है, तो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ की पावर 4। अब इस डेटा को पुट कर दो, 0.5 by 0.8, लैम्डा 2 हो गया 4000 डिवाइडेड बाय 8000 की पावर 4, तो इधर आ गया 5 by 8, और यहां 1 by 2 की पावर 4 1 by 16, तो 5 डिवाइडेड बाय 128 इज द रेशियो ऑफ देयर एमिसिव पावर या इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो मजेदार था पूरा का पूरा सवाल। तो राइट आंसर हमारा इसमें आ गया फर्स्ट वाला। अब जबरदस्त क्लियर हो गया, विंग्स लॉ और स्टीफेंस लॉ को मिक्स करके ये एक बेहतरीन प्रॉब्लम था, एज इट इज एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट आप देख रहे हो सोलर, ये बकवास है, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोहमाया है। सुनो, सोलर कांस्टेंट क्या होता है भाई? लोग पागल रहते हैं, रटे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता होता क्या। सोलर कांस्टेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। आपको सर ये तो गजब ही है, सब इंटेंसिटी से ही खेल निपटा डाला। तो सोलर कांस्टेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन जो किसी भी ऑर्बिट में पहुंच रहे हो। अब अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचते हैं तो इनको सोलर कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ की ऑर्बिट में ये देख रहे हो आप, आपको वहां दिख तो रहा है, ये क्या है? ये है अर्थ, और ये कौन है भाई? ये है सन।
तो सन चारों तरफ अर्थ की ऑर्बिट में कितने इंटेंसिटी के रेडिएशंस भेज रहा है, दैट रेडिएशंस की इंटेंसिटी इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। अब कैसे निकालें? तो मान लेते हैं सन की पावर पी है सही है, अब पूरा डिटेल दूंगा। सन की पावर पी है, हमें यहां पर इंटेंसिटी निकालनी है, पॉइंट सोर्स की तरह ले लो इसको, ठीक है ना। पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी पड़ी हुई है, तो वही इंटेंसिटी सोलर कांस्टेंट होती है। तो पावर पर यूनिट एरिया, सही है। पावर तो हो गई जो सन रेडिएट कर रहा है, और एरिया हो गया इस स्फेरिकल ऑर्बिट का 4 πr²। आर ध्यान रखना है, सन से लेकर के अर्थ तक की दूरी है, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ठीक है ना। किसी और के ऑर्बिट में सोलर कांस्टेंट निकालो, उसका रेडियस डाल दो उठा के, अपना क्या जा रहा है। अब ये पावर, ये कहां से डालें भाई? तो पावर का फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये एज इट इज छोड़ दो। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अपन निकालेंगे स्टीफेंस लॉ से, ठीक है ना। ई सिग्मा ए टी की पावर 4, सन को हम लेते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी, तो यही बन जाएगा सिग्मा ए हो गया एरिया ऑफ सरफेस ऑफ सन इनटू टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 πr²। इस पूरे बवाल को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, चेक कर लो, सही है। अच्छा, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ सन 4 πrs² हो गया, ये और पुट कर दो और ज्यादा, ये 4 π कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, कितना सरल है। वो कॉम्प्लिकेटेड बोला जाए ये पूरा है ठीक है ना, इसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। वैल्यू वैल्यू होती है, अच्छा ये कभी ये गलती मत कर देना, इसकी वैल्यू निकालने बैठ जाओ एग्जाम के अंदर, 4 दिन लग जाएंगे कैलकुलेट करते करते, आफत आ जाएगी, इतने खतरनाक इसके वैल्यूज होते हैं। तो चुपचाप से याद करो कि यहां पर अर्थ की ऑर्बिट में सोलर कांस्टेंट का वैल्यू 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, या फिर कैलोरी के अंदर बताऊं तो 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है ना, पर मिनट है। हम भाई यूनिट क्या है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का यूनिट होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही तो रहना है, ठीक है ना। तो 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये सोलर कांस्टेंट का वैल्यू है, या फिर ऐसा सिस्टम में देखें 14 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। अब इसकी मदद से कर क्या सकते हैं, हमें बताया 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर यहाँ की इंटेंसिटी है। अब कोई ये पूछे, ये बता दो भैया इतने एरिया में कितनी एनर्जी निकल रही है, तो उतने एरिया से उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता चल जाएगी वो एरिया कितनी पावर रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इस इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, गिवन एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर जगह पर कितनी सोलर पावर रिसीव हो रही है। इस बेसिस पर हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, ठीक है ना। खैर ये तो आगे की बात हो गई, अब इस पे सवाल देखो। तो सवाल ये कह रहा है सोलर कांस्टेंट फॉर अर्थ इज इतना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या सोलर कांस्टेंट का एक शब्द इंटेंसिटी, तो जितना सिंपल वे में याद रखोगे उतना आपकी लाइफ आसान रहेगी। तो सोलर कांस्टेंट पावर ऑफ सन डिवाइडेड बाय स्फेरिकल ऑर्बिट का एरिया इंटेंसिटी 4 πr²। कितना सरल है देखो, इस तरीके से समझ रहा, और वो पूरा बवाल याद करते करते मैं भी भूल जाऊं, आप भी भूल जाओ, समझा भी नहीं पाऊं ढंग से। तो ये हो गया सोलर कांस्टेंट। कह रहा है सोलर कांस्टेंट इज इतना फॉर अर्थ, तो अर्थ के लिए लेंगे तो अर्थ की रेडियस आ जाएगी यहां पे, ठीक है। अच्छा आगे, इफ डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम सन इज, यानी अब बात चल रही है मरकरी के सोलर कांस्टेंट की, S2 पकड़ लो। अब सन की पावर थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, पता चले पावर ही सन की चेंज कर देगी, वो कब चेंज होगी, जब सन के अंदर का टेम्परेचर चेंज, वो थोड़ा ना आप जाकर के उसके अंदर कोयला डालोगे चेंज होएगा, वो तो फिक्स्ड है। तो पावर और मरकरी के लिए हम लगाए तो 4 πr², तो S1/S2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर। गेम देख रहे हो कितना आसानी से चल रहा है। S1 की वैल्यू वो चमका रखी है उसने 2, S2 हमसे पूछ रहा है, रेडियस बोल रहा है मरकरी की 0.4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है, तो रेडियस मतलब दूरी, सन से जो दूरी है, ठीक है ना। तो 0.4 का होल स्क्वायर कर लो भाई, और क्या बताया जाए। तो S2 का वैल्यू आ गया 2 डिवाइडेड बाय 0.16, सही है। इसको उड़ाओ 200/16, तो ये बन गया अपना जाकर के 12.5 12.5 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट। ये हो गया सोलर कांस्टेंट मरकरी के लिए। कितना आसान था, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट हम इसमें चले। तो राइट आंसर अब आप इसका देख सकते हो, राइट आंसर हमारा हो गया 12.5 के हिसाब से फर्स्ट वाला। कोई मुश्किल था? कुछ नहीं था, टू द पॉइंट कायदे से पढ़ना होता है, कुछ भी नहीं रटते चले जाना होता है, यही फिजिक्स है। अब आपका काम है, अब आप मास्टर शीट प्रैक्टिस करो, केटीएस के लेक्चर नोट से जो मैं इतना बोल रहा हूं उनको लगाओ, ताकि ये चीज बिल्कुल 100% परफेक्ट हो जाए, और इनके टेस्ट जो नेट फिजिक्स कोटा के हैं उससे आप इस वाले टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।